तो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित कुमार गुप्ता एंड आई एम यूर फिजिक्स फैकल्टी एट पीएनसी एजुकेशंस। तो फाइनली आप लोगों ने अपना सीपीटी कॉम्बाइंड पार्ट टेस्ट पहला वाला दे दिया होगा। होपफुली पेपर अच्छा रहा होगा और इस बार क्वेश्चंस ठीक है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे और 2-3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से शायद थोड़े लेंदी भी थे, बट स्टिल मैक्सिमम क्वेश्चन तो ठीक ठाक ही थे, एवरेज लेवल के ही थे। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसा कैसा आया था। मैं यहाँ पे करूँगा क्या 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वीडियो थोड़ा लेंदी भी हो सकता है बिकॉज मुझे ऐसे डिलीवर करना है कि लोगों को समझ में आए। तो फाइनली काइंडली आप उसी क्वेश्चन पे जाके कॉन्सेंट्रेट करो जिसमें आपको डाउट है, या फिर आपकी मर्जी आपको पूरा वीडियो देखना है तो पूरा भी देखो। मैं यहाँ पे 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और देखते हैं कैसा क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है क्या हमारा, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहा है। बताओ किसका मोशन इन 1 डायमेंशन का क्वेश्चन है। एंड नाउ डीवी बाई डी टी क्या होता है बताओ, एक्सेलरेशन होता है। दिस इज द केस ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन। स्पीड के साथ एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज होगा। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन तो वैलिड होगा नहीं। पूछा क्या जा रहा है, कितने टाइम में बॉडी हमारा रेस्ट में आ जाएगा। इनिशियल स्पीड बॉडी का कितना दिया था 6.25, फाइनली पूछा था कितने टाइम में बॉडी रेस्ट में आ जाएगा। देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो जो भी गिवन था पहले लिख लिया जाए, मेरे ख्याल से दिया था। मैं उसको रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, एक जैसे टर्म को एक जगह कलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। तो लिखा जा सकता है dv अपॉन क्या, रूट बी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, -2.5 इंटू डी टी लिख सकते हैं, -2.5 इंटू डी टी लिख सकते हैं। ये सिंपली बता रहा है स्मॉल टाइम में स्मॉल वेलोसिटी चेंज होगा। टोटल चेंज के लिए ऑब्वियसली इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो चलो इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट पुट करना पड़ेगा। तो देखो इनिशियल लिमिट पता है हम लोग को, जब टाइम 0 था तो पार्टिकल का स्पीड कितना था, 6.25 था। ये 6.25 था, चलो ये 6.25 था। और कितने टाइम के बाद पूछा जा रहा है पार्टिकल रेस्ट में आएगा, यानी उसका स्पीड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन देखा जाए v टू द पावर -12, मेरे ख्याल से आना चाहिए 2 रूट बी आना चाहिए। तो ये हमारा 2 रूट बी हो गया इसका इंटीग्रेशन। और लिमिट अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे 6.25 से लेकर कहाँ तक बताओ, 0 तक। दिस इज इक्वल टू -2.5 और ये तो सिंपल वाला इंटीग्रेशन है, टी लिख लेना। यहाँ देखा जाए ना 0 पुट करने का कोई मतलब है नहीं यार, रहने दो, मैं 0 लिख देता हूँ। माइनस क्या लिखना चाहिए, 2 और रूट ओवर क्या 6.25। लिमिट जिस मैंने सब्सटीट्यूट किया, दिस इज इक्वल टू व्हाट, -2.5 इंटू टी आ गया। ओके, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और देखा जाए तो और भी ये दोनों भी डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हो बिकॉज ये 2.5 ही आने वाला है। सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूँ अच्छे से, 2 इंटू 2.5 बिकॉज ये 625 है, 25 का रूट होगा। ओके, तो 2.5 इंटू व्हाट, टी। यहीं से आंसर समझ में आ गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ये कैंसिल हो गया, बताओ टाइम कितना आ रहा है, 2 सेकंड्स आ रहे हैं। तो 2 सेकंड के बाद पार्टिकल फिर से क्या आएगा, हमारा रेस्ट में आ जाना चाहिए। पार्टिकल रेस्ट में आ जाना चाहिए, कम टू रेस्ट। इनिशियल स्पीड दिया था 6.25, कितने टाइम पार्टिकल रेस्ट में आएगा, तो 2 सेकंड्स के बाद होगा। तो आई थिंक ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, देख लेना ऑप्शन ए इसका राइट होना चाहिए। तो होपफुली क्लियर होगा सबको। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बताओ किसका है, एरर का है और सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। ये तो सबने किया होगा। नंबर 2, तो नंबर 2 देखा जाए मेरे ख्याल से एक फिजिकल क्वांटिटी z है जो कि सारी क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, गिवन था। और सब में परसेंटेज एरर होगा तो ऑब्वियसली इसमें भी एरर होगा, वो पूछा गया था। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इक्वेशन देख पा रहे हो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। इसको लिखा जा सकता है डेल z अपॉन क्या, z, अगर एरर चाहिए z में तो, है ना, रिलेटिव एरर इन z। तो सब लोग जानते हो पावर एज ए कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाता है एरर वाले कॉन्सेप्ट में, तो ऐसे लिखा तो जा सकता है। प्लस b का पावर था 2/3 था ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2/3 डेल b बाई बी। और क्या लिखना पड़ेगा बताना, तो चेक करो c पे देखते हैं। तो भूलना नहीं, एरर हमेशा ऐड होता है, c टू द पावर हाफ है या माइनस हाफ भी हो, तभी क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे। डेल c बाई क्या, c। और एक लास्ट टाइम और करना पड़ेगा, d का देख लेते हैं। तो d का क्या लिखेंगे, 3 इंटू वॉट, डेल d बाई डी, ऐसे लिख सकते हैं। तो एरर हमेशा ऐड होता है, तब जाके हमारा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी निकल पाता है कि कितना ज़्यादा पॉजिटिव एरर, कितना ज़्यादा नेगेटिव एरर हो सकता है। ओके, मेरे ख्याल से परसेंटेज फॉर्म में पूछा था तो बेटर है, तुम्हारा मर्जी, डायरेक्ट भी समझ सकते हो तो ठीक है, या फिर मैं ऐसे दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, मैं इसको साइड कर रहा हूँ। चलो मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ भी अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए। बाकी क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी है। स्टिल मैं एकदम आराम से बता रहा हूँ, देखो 2 और ये डिले बाई a इंटू 100, यानी परसेंटेज एरर a कितना दिया था, 2% दिया था। मैं सिंपली 2 लिखता हूँ, बाद में लिख देंगे परसेंटेज। फिर तो क्या दिया, 2/3। देखते हैं b में कितना एरर दिया था, तो 1.5 दिया था। 1.5 को क्या मैं 3/2 लिख दूँ, चलेगा। फिर देखते हैं c वाला, तो c वाला देखेंगे, बताओ कितना लिख सकते हैं, डेल c बाई सी, यानी बताओ 4% दिया था, 4 लिख दो सिंपली। और लास्ट वाला d वाला, तो d वाला देखा जाए कितना दिया है, 2.5 दिया है, चलो 2.5 ही रह देते हैं। तो ये हमारा परसेंटेज एरर निकल के आ रहा है और ये बड़ा ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। बताओ 4 और ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, 4 + 1 + 2 प्लस कितना 7.5, है ना। मेरे ख्याल से कितना आ रहा है देखा जा रहा, तो ये आ गया हमारा 7/7 यानी 14.5% होगा। तो 14.5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना तो चाहिए था। चेक किया जाए, ऐसा ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल एक ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट होगा। ये क्वेश्चन तो सबने किया होगा, किसी को देखने का नीड होना तो नहीं चाहिए ऑब्वियसली, स्टिल देख लेना। चलो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हमारा 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ध्यान देते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई सर्टेन यूनिट है, सर्टेन यूनिट ऑफ सिस्टम में देखो यूनिट ऑफ टाइम क्या माना गया 5 सेकंड, और यूनिट मास को ये समझ पा रहे हो, डायमेंशन का क्वेश्चन हो गया, और डायमेंशन का एक एप्लीकेशन नहीं था, यूनिट कन्वर्शन भी कर सकते हैं, वही है। जैसे स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है या सीरियस यूनिट ये सब होता है, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट मानना है जिसमें ये सब कंसिडर करना था। वैसे कैसे 1 यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सब लोग जानते हो सबसे पहले पावर का डायमेंशन लिखना चाहिए था, तो पावर का डायमेंशन लिखते हैं। उससे पहले ये बताओ पावर होता क्या, एनर्जी बाय टाइम होता है, तो एनर्जी बाय टाइम यहाँ पे लिख लिया जाए। नाउ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन डायरेक्ट लिख सकते हैं ml² t-2, इतना तो सबको ध्यान में होना चाहिए। और नीचे क्या लिख सकते हैं बताओ, टाइम के लिए t। तो इस तरीके से मिला जुला के पावर का जो डायमेंशन आ रहा है मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये मिला m, क्या मिला बताओ l², और क्या लिख सकते हैं t⁻³ क्या -3, ऐसे लिख तो सकते हैं। अब करेंगे क्या, मेरे ख्याल से पूछा जा रहा है नया जो सिस्टम में 1 यूनिट पावर कितने वाट को करस्पॉन्ड करेगा, तो पहले देखो 1 वाट, अगर 1 वाट का वैल्यू चाहिए तो इतना तो समझ में आना चाहिए 1 वाट इज वाट, SI यूनिट, ये SI यूनिट है, तो 1 वाट का वैल्यू यहाँ पे लिखा था। सब कुछ 1 लेना पड़ेगा, मास भी 1 लेना पड़ेगा, बताओ लेंथ भी 1 लेना पड़ेगा, और टाइम भी 1 लेना पड़ेगा। और ये SI सिस्टम है, तो SI सिस्टम में ऐसे ही लिखते हैं, है ना, यूनिट मास, यूनिट लेंथ और यूनिट टाइम, किलोग्राम, मीटर और क्या सेकंड होता है, है ना। और जो न्यू सिस्टम बोला था, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो अपने मन से इमेजिन किया है उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो इस वाले पार्ट में बोला ये जा रहा है कि 1 यूनिट का वैल्यू होगा कितना, 1 यूनिट इन न्यू सिस्टम में ऐसे लिख देता हूँ, चलो पूरा वर्ड में लिख देता हूँ। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, बताओ इस नए सिस्टम में क्या लिया गया, तो यूनिट ऑफ हम लोग देख पा रहे हैं मास कितना लिया था, 20 kg लिया था, तो यहाँ पे 20 kg लिख देता। यूनिट ऑफ लेंथ कितना दिया था, तो ये देख पा रहे हो ये हमारा कितना लिया है, यूनिट ऑफ लेंथ मेरे ख्याल से 10 मीटर दिया था, चलो 10 मीटर मैंने लिख लिया। और एक बार यूनिट टाइम कर लिया जाए, यूनिट टाइम इज व्हाट 5 सेकंड्स, तो पावर कितना हो जाएगा बताना, -3 ऐसे लिख सकते हैं, पावर छोटा नहीं गलत हो जाता है। वैसे इसमें देखा जाए डिवाइड करने से रिलेशन इजीली मिल जाएगा, यहाँ से देखो kg सब कैंसिल हो गया, मीटर भी कैंसिल हो गया, सेकंड भी कैंसिल हो गया, और बड़ा सिंपल सा ही रिलेशन आ रहा है देखा जाए तो। ये हमारा है कितना 1/20, ये निकल के आ रहा है 1 बाई क्या पावर है ना, तो 100 हो जाएगा। और यहाँ देख लो ये ऊपर चला जाएगा, तो मेरे ख्याल से 5 का क्यूब कितना 125 लिख सकते हैं। और ये सिंपल ही कैलकुलेशन है मेरे ख्याल से, 5 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स पे कैंसिल तो कर सकते हैं, और भी कैंसिल हो रहा है, 5 4 जा 20, तो 4 4 जा 16, मेरे ख्याल से आ गया 1/16 आ गया, तो 1/16 आ गया, तो मेरे ख्याल से समझ पा रहे ये रेशो आया ना 1/16, 1 वाट अपॉन क्या 1 यूनिट इन न्यू सिस्टम, ये रेशो हमारा ऐसा है। तो अगर बस हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो 1 यूनिट इन न्यू सिस्टम कितना आ रहा है, 16 वाट्स के बराबर आ रहा है, तो 16 वाट्स इसका राइट आंसर होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सबने किया होगा, है ना, देखो क्वेश्चन इजी है बहुत सारा। तो चलो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 था, सबको क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं वर्नियर कैलिपर पे बेस्ड है ना, वर्नियर कैलिपर पे। तो नंबर 4 में वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है, देखा जाए क्या है। तो यहाँ देखो दिया ये है वर्नियर कैलिपर है ना, इसमें हैज़ अ 1 मिलीमीटर मार्क ऑन द मेन स्केल, जैसा कि होता है जनरली, कभी कभी चेंज भी करता है। उसका बोल रहा है इट हैज़ 20 इक्वल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल विच मैच बिट वॉर 16 मेन स्केल डिवीजन। तो ऐसे इसमें लीस्ट काउंट पूछा गया, तो बड़ा आसान क्वेश्चन फिर से, बहुत ईजी क्वेश्चन है सब, है ना। तो लीस्ट काउंट का मतलब सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेट बताना। तो ये सबको याद होना चाहिए। वर्नियर कैलिपर के केस में 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस क्या लिखते हैं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब देखो डिफरेंस करने से आंसर आ तो जाएगा, लेकिन डिफरेंस करने से पहले पता तो चले, ये अभी डायरेक्ट तो डिफरेंस नहीं कर सकते, रिलेशन पता तो चले आपस में दोनों कैसे रिलेटेड है। तो दे दिया था, दिया क्या बताओ कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन दिस कोइंसाइड्स विद व्हाट 16 मेन स्केल डिवीजन। देख पा रहे हो सब लोग शायद, है ना, ऐसा दे रखा था। तो यहाँ से देखो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं 16 बाई क्या 20 मेन स्केल डिवीजन लिख सकते हैं। और ये बस सब्स्टिट्यूट करने से काम हो तो जाना चाहिए, बिकॉज यूनिट सेम होगा तब तो सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। 1 MSD माइनस क्या 16 बाई 20 को कन्वीनियंस के लिए मैं लिख देता हूँ 8/10, समझने में थोड़ा आसानी होगा। और ये VSD लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे MSD लिखना पड़ेगा ना, ये कन्वर्ट किए थे हम लोग, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बताओ क्या मेन स्केल डिवीजन ऐसा लिखना तो पड़ेगा। और डिफरेंस करने से कितना आ रहा है, ये 2/10 आ गया, तो 2/10 मेन स्केल डिवीजन। नाउ 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन में दिया था 1 मिलीमीटर, तो यहाँ जैसे ही 1 मिलीमीटर रखेंगे मेरे ख्याल से आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0.2 मिलीमीटर। यानी ये कम से कम मेजरमेंट लिया जा सकता है, इससे छोटा मेजरमेंट इससे लेना पॉसिबल नहीं है। ये राइट आंसर होना चाहिए था, तो ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन डी राइट होना चाहिए था। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 था, देख लेना। ठीक है, मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो चेक किया जाए, ये आई थिंक क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है। ट्रेन है, पैरोट है, डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से बताओ किसका क्वेश्चन है, रिलेटिव मोशन का। तो रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, और अच्छे से पढ़ोगे शायद 1D का ही क्वेश्चन है,
अगेन सर इजी क्वेश्चन है, देख लेना। मेरे ख्याल से ट्रेन का लेंथ 150 दिया था, ये नॉर्थ में जा रहा था और कितने स्पीड से जा रहा था गिवन है। पैरोट बताओ 5 से फ्लाई कर रहा है साउथ में, मेरे ख्याल से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है दोनों, पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक। ऐसे इसमें टाइम कितना लगेगा पैरोट को ट्रेन को क्रॉस करने में? ऐसा तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक लाइन में हो जाएगा। स्टिल मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे मान लो ये हमारा ट्रेन है, ऐसे ही मान लेना। मैं अच्छे से ही बता देता हूँ, मतलब कुछ खास तो नहीं है, क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, वन लाइनर क्वेश्चन। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो ये ट्रेन है और ट्रेन का बताओ लेंथ कितना दिया था, तो लोग देख पा रहे हैं लेंथ दिया था 150 मीटर, ट्रेन का लेंथ दिया था 150 मीटर गिवन था। और एक साथ पैरोट था ना, देखो ट्रेन जा रहा है ऐसे जा रहा है, ध्यान देना, ट्रेन जा रहा है ऐसे, कितने स्पीड से जा रहा है, 10 के स्पीड से जा रहा है। तो दिखा देते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन मान लो कितना दिया था, मतलब गिवन है 10 मीटर पर सेकंड। और पैरोट जा रहा है उल्टे डायरेक्शन में, मतलब साउथ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, तो ये पैरोट मान लेना। और पैरोट हमारा उल्टे डायरेक्शन में जा रहा था, वेलोसिटी ऑफ पैरोट दिया था, मैं देख पा रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड। ऐसे कैसे समझ पा रहे हो, सिंस बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी उनका ऐड हो जाएगा। तो अगर मान लो इनका रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, ऐड करके बताओ कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और अगर चाहते हैं पैरोट ट्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना मूव करना पड़ेगा, रिलेटिव डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, रिलेटिव डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 150 होगा। और क्या चाहिए, इससे इजी क्वेश्चन क्या चाहिए बताओ, टाइम कितना लगेगा, कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो सिंपली रिलेटिव डिस्टेंस इतना कवर करना है और इस स्पीड से कवर करना है। तो क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 10 लिख सकते थे, हो गया। और क्या चाहिए था, तो 10 सेकंड्स राइट आंसर होना चाहिए था इस क्वेश्चन का। मेरे ख्याल से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन मिला है तुम लोगों को, ये सब में स्कोर बिल्कुल करना चाहिए था तुम लोग, है ना, देख लेना। ओके, अगर किसी को सबको क्लियर होना चाहिए, स्टिल मैं थोड़ा अच्छे से बोल देता हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे, जैसे मान लो किसी का निकालना था वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू पैरेट निकालना था, तो क्या करते थे, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पैरोट, ऐसे करेंगे ना। और ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेना ये वाला, तो अपोजिट डायरेक्शन क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अब बताना क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना था हमारा +10, लेकिन वेलोसिटी ऑफ पैरेट कितना हो गया -5, रिजल्ट कितना आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, और क्या है ना, वही मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, ये तो समझ पा रहे हो। अपोजिट डायरेक्शन के लिए ऐड होता है, सेम डायरेक्शन के लिए क्या होता है, सब्सट्रैक्ट होता है। तो यहाँ कैसे मूव कर रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में, एक नॉर्थ में दूसरा साउथ में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर ये क्लियर है तो। नेक्स्ट वाला देखो 6 देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, जैसा कि देख पा रहे हो, बट अगेन मुझे दिख रहा है कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सब प्रैक्टिस किए होगा, मिला ही होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे देख रहा है 2 प्रोजेक्टाइल है, एंगुलर प्रोजेक्शन दे रखा था हॉरिजॉन्टल के साथ, और कुछ कंडीशन दिया कि थीटा 45 से कम ही है, और सेम स्पीड से थ्रो कर रहे थे, सेम स्पीड से थ्रो कर रहे हैं। ऐसे इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज होगा क्या, तो ये तो याद होना चाहिए, तो प्रॉपर्टी है डायरेक्टली कि अगर सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम हो और अगर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो तो रेंज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। आंसर इसका डायरेक्टली कर सकते थे 1:1, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, है ना, ऑप्शन सी इसका राइट होता। स्टिल अगर बोलते हो तो मैं थोड़ा लिख देता हूँ। जैसे देखो अल्फा, एक एंगल को अल्फा मान लो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पहले वाला मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं, कितना दिया है π/4 प्लस थीटा दिया था, और दूसरे एंगल को मान लेते हैं बीटा, कितना दिया था π/4 माइनस थीटा दिया था। और अगर ऐसा है तो ये एक बार चेक कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है या नहीं। तो अगर ऐड करते हैं दोनों को, अल्फा प्लस बीटा बताओ कितना आ गया, ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, और ये कितना आ रहा है बताओ π/2 आ रहा है। तो हाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन अगर सेम हो, समझ पा रहे, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो, सेम हो, तो ऐसे केस में रेंज का रेशियो क्या हो जाता है, 1:1 हो जाता है, सबको पता होगा, है ना। रेंज का रेशियो क्या हो जाता है, 1:1 हो जाता है। ये डायरेक्ट हमारा रिलेशन है, चाहो तो चेक कर लेना रेंज के फॉर्मूला में डाल के, ये कंडीशन है ना, u² sin 2θ/g, उसमें डाल के देखोगे तो मिल जाएगा ऐसा। चलो ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। क्या है, अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, तो इस बार देखा था नंबर 7। तो अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये सर्टेन हाइट से थ्रो किया जा रहा है, और कंडीशंस देख पा रहे हो 20, 30, 40 ऐसा दे रखा था। पूछा जा रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, इसमें कोई फार्मूला लगाना बेवकूफ़ी होगा, मतलब बेटर है कि अगर टेक्निक जानते हो तो उससे ही कर लो, ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे चेक करो, मैं ये फिगर एक ड्रॉ कर ही लेता हूँ कन्वीनियंस के लिए तुम्हारे। जैसे मान लो बिल्डिंग था, और इस बिल्डिंग का हाइट कितना दिया था, देख पा रहे 40 मीटर दिया था, और यहाँ सर्टेन हाइट्स हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ, पार्टिकल हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे थे, और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मैंने देखा था 20 मीटर पर सेकंड दिया था, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिया, ये 30 दिया है सर, सब लोग देख पा रहे हो, ये 30 दिया था। तो ये हमारा गिवन है 30 डिग्री। नेक्स्ट पर इतना तो क्लियर है कि ट्रैजेक्टरी कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसे जाके फिर ऐसे जाके गिरेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जाके गिरेगा। तो ऐसे कि इसमें रेंज का बात होगा, है ना, रेंज का बात पूछा गया, रेंज होगा कितना। तो ये रेंज अगर निकालना है तो मेरे ख्याल से ये डिस्टेंस ही चाहिए हम लोग को, यहाँ से यहाँ तक ये रेंज है, इसको आर मान लेते हैं। अब ये निकलेगा कैसे, तो वही 2D का केस है, 2D का क्वेश्चन कैसे करते हैं, 2 1D के प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लो, सबसे बेस्ट है। तो वैसे कि इसमें मान लो कुछ एक्सेस वगैरह, जैसे मान लो इसको प्रोसीड कर लेते हैं थोड़ा, इसको थोड़े टाइम के लिए मान लेते हैं ये एक्स एक्सेस है, और इसको थोड़ा प्रोसीड कर लेते हैं ऐसे, इसको मान लेते हैं क्या बताओ, वाई एक्सेस मान लेते हैं, ठीक ठाक है ना। अब ऐसे केस में बताओ
कंपोनेंट मेरा मन में ही ड्रॉ कर लो, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, चेक करना। तो 2D का प्रॉब्लम है, 2 1D के प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक बार स्टडी हम लोग कहाँ करेंगे, अलॉन्ग एक्स एक्सेस करेंगे। तो क्या क्या लिखा जा सकता है, व्हाट इज़ UX? तो सिंपल सा बात है, UX क्या होगा, U cos 30 लिख तो सकते हो, लिख सकते हो नहीं, U cos 30। और अच्छे से लिखे तो क्या लिख सकते हैं, चलो यहीं पे लिख देते हैं, दिस इज़ व्हाट 20 और cos 30 मतलब √3/2। तो आंसर कितना, ये कितना आ गया, 10√3 आ गया, 10√3 आ गया, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। एक तो ये मिला, और एक जानते हैं क्या होगा, 0 होगा, ये 0 होगा। चलो थोड़ा सा स्पेस यहाँ छोड़ देते हैं, नीचे आते हैं। एक बार डिस्कस करेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में डिस्कस करेंगे, देखो मैंने इसको ओरिजिन ट्रीट किया, ध्यान दो अपने अज्यूम्ड एक्सिस के अकॉर्डिंग। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मानना ही बेस्ट होता है, ओके। वैसे केस में देखा जाए तो UI क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, U sin 30 होगा। और फिर से लिख सकते हो, सब डायरेक्ट लिखा जा सकता था नहीं, 20/½ यानी कितना, 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। और हाँ, वाई डायरेक्शन सब लोग जानते हो, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 लिख सकते हो। अगर ऐसा बोला है तो ठीक है 10 लेने के लिए, नहीं तो फिर अज्यूम कर लो, है ना, 10 ही लेके चलते हैं, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो चलो ये हमारा हो गया। वैसे केस में करना क्या, सबसे पहले करेंगे क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट ही निकालना पड़ता है, सब लोग जानते हो। पहले पता तो चले पार्टिकल को यहाँ से आ जाने में टाइम कितना लगा, फिर उतने टाइम में पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, दैट इज़ द रेंज। तो टाइम निकालने के लिए करेंगे क्या, पार्टिकल शुरू में यहाँ था, तो ये पता है, ये जो ओरिजिन है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0 होगा। पार्टिकल हमारा इनिशियली यहाँ पे था, देख लो पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था। बाद में पार्टिकल जब यहाँ जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा वो निकालना है। तो इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। जैसे मान लो इधर तो जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेट इसका। एक तो मान लेते हैं R, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा मेरे ख्याल से -h, बिकॉज ये ओरिजिन है ना, तो लिख सकते हैं -40 लिख सकते हैं, -40। तो देखो R तो नहीं जानते हैं, बट हाँ वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा है। इनिशियली कोऑर्डिनेट क्या था, वर्टिकल वाई डायरेक्शन में 0, फाइनली कितना है, -40। यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका वो -40 है। तो इतना समझ में आना चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, -40 मीटर हो रहा है। और इसमें जो टाइम लगेगा वो निकालने, तो वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। बॉडी को यहाँ से आने में टाइम कितना लगा, तो इसके लिए देख लो, ये डाटा पे नज़र डाल दो। ये 10 ही था और ये -40 है। मैं यूज़ कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो अभी जस्ट हमने देखा था कि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो था -40 था, कैसे निकलेगा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगा, ut + ½ at², ut प्लस क्या, ½ at² ऐसा लगा तो सकते हैं। दिस इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, -40 आ गया। नाउ याद होगा u कितना मिला था, 10 मिला था, 10t, और ये -10 मिला था, तो -5t²। दिस इज इक्वल टू व्हाट, -40 लिखा तो जा सकते हैं। थोड़ा सा अगर इसको रीअरेंज कर लेना तो 5t² -10t -40 सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यहाँ से देखो 5 कॉमन ले लो, 0 से मिला लो, तो t -2t -8, दिस इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है तो कर ही लेना, 4t + 2t -8, दिस इज इक्वल टू 0। t कॉमन निकालते हैं तो t -4 और क्या आएगा, +2 कॉमन निकालते हैं, t -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 टाइम का वैल्यू निकल के आ रहा है, या तो टाइम का वैल्यू निकल के आ रहा है हमारा क्या, 4 सेकेंड्स आ रहा है, या तो टाइम का वैल्यू निकल के आ रहा है हमारा -2 सेकेंड्स आ रहा है। तो ऑब्वियसली तुम लोग समझदार हो, कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, समझ तो पा रहे हो। ये वाला हम लोग इग्नोर करेंगे, टाइम नेगेटिव नहीं, ये वाला टाइम होगा। यानी बॉडी को यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा पता चल गया। अब यहाँ से यहाँ जाने में जो इसका एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज़ द रेंज। तो उसके लिए चले जाओ प्रीवियस पेज में, टाइम तो मिल गया 4। अब एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्वियसली ये वाले टेक्निक से मिलेगा। यहाँ से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, या चलो नेक्स्ट पेज में ही लिख देता हूँ। यहाँ देखो अब चलते हैं एक्स डायरेक्शन में स्टडी करेंगे। तो एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट होगा कैसे निकलेगा, ut + ½ at²। लेकिन इतना तो समझ पा रहे एक्स में कोई एक्सेलरेशन होता नहीं, ये वाला पार्ट गया। और मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ये कितना मिला था हमारा देख लो। तो ये मिला था हमारा 10√3 मिला था, चलो ये 10√3 हो गया। और यहाँ अगर मैं पुट कर दूँ ना टाइम की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर दो, बिकॉज ये टाइम ऑफ फ्लाइट का ही काम करेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करूँ, दैट इज़ व्हाट 4 पुट करूँ। तो इतने टाइम में जो एक्स वाले डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज़ व्हाट रेंज। ये रेंज ही पूछा गया था, तो रेंज का आंसर कितना आ गया, 40√3 आना तो चाहिए। देखो तो 40√3 ऑप्शन है, हाँ एक ऑप्शन तो है, तो बी, ऑप्शन बी सही होगा। होपफुली ये क्वेश्चन भी सबने किया होगा, छोड़ना तो नहीं था, है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है सारा एकदम बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन ऐसे भी सीपीटी है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही चेक किया जा रहा है तुम्हारा, सब पढ़े हुए नहीं अच्छे से। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया था। तो देख लो ये क्वेश्चन नंबर 8 है तुम्हारा, पेपर तो होगा ही सबके पास, देख लेना क्वेश्चन नंबर 8। तो हाँ ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा ध्यान में तो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल तो है स्लाइटली, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, देख लेना। तो अभी तक तो सारा क्वेश्चन इजी है। इस क्वेश्चन को देखा जाए तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, मेरे ख्याल से बीड मतलब जानते हो मोती होता है, मोती माला, मतलब माले में मोती नहीं लगाते, स्लाइड कर सकता है। ये हमारा छोटा सा बीड है, स्लाइड कर सकता है इस रिंग के
ऊपर। मास इसका m दिया था और स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ r दिया था, मतलब ना ही इलोंगेशन ना ही कंप्रेशन, नेचुरल लेंथ r दिया था और स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा था। एक एंड इसका फिक्स है स्प्रिंग का, दूसरा एंड बताओ ये बीट से कनेक्टेड है। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट ए ऑन अ स्मूथ वर्टिकल रिंग ऑफ रेडियस r। इस रिंग का रेडियस r दिया था। नॉर्मल रिएक्शन पूछा जा रहा है b पे होगा क्या, जैसे ही इसको रिलीज करेंगे, तो जैसे ही इसको रिलीज करेंगे नॉर्मल रिएक्शन होगा। चलो ट्राई करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक ही है, ऐसा मिलना चाहिए। तो चलो मैंने ड्रॉ कर लिया एक सर्कल जैसा और पहले फिगर में ड्रॉ कर ही देता हूँ तुम लोग के लिए बेसिक काम। तो क्वेश्चन कैसा रहा देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा है और यहाँ पे सारी के स्प्रिंग टू कनेक्टेड है, स्प्रिंग भी कनेक्ट कर लिया जाए। तो ये हमारा स्प्रिंग हो गया, मान लेना ये स्प्रिंग है और यहाँ पे जाके एक बीड है, बीड तो बीड मतलब मोती जैसा हो गया, स्लाइड कर सकता है, इसके ऊपर ध्यान रखना। ओके तो ये बीड है हमारा और इसका पॉइंट क्या मानना है, बी मानना है, इसको बी एज्यूम करना है। नेक्स्ट आते हैं, ये एंगल वगैरह दे रखा था हमारा 30 डिग्री, ट्रायंगल दिया था 30 डिग्री। स्टार्ट किया जाए। पहले तो स्प्रिंग के बारे में सोचेंगे, क्या लगता है स्प्रिंग का ये जो लेंथ है कैसा लेंथ है, नेचुरल लेंथ है क्या। तो हम लोग क्वेश्चन में देख पा रहे हैं अबाउट स्प्रिंग, स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है एल मान लेते हैं, वो कितना दिया था, आर दिया था। नाउ दिस केस में क्या लगता है लेंथ आर होगा क्या, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए आर साइड। ट्राई करते हैं। जैसे मान लो ये सेंटर होगा और अगर इस सेंटर को मैं मिला दूँ इस पॉइंट से, ऐसे ही मिला दूँ, ठीक है। चलो मैं डायरेक्ट ही मिला देता हूँ, ऐसे मिला देता हूँ, या रुको इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाया जाए, ज़्यादा अच्छा लगेगा थोड़ा। तो मान लो इसको ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, मिला देते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये सेंटर है तो इतना तो समझ में आ रहा है, ये वाला बताओ क्या है, रेडियस आर है और ये वाला भी क्या है, रेडियस आर ही है। वैसे केस में ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ऐसे केस में ये एंगल भी क्या 30 होना चाहिए। और अगर ये स्प्रिंग का लेंथ चाहिए तो बड़ा आसान था, बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल में जानते हो, अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूँ तो सामने वाला साइड को बाइसेक्ट करेगा और बाइसेक्ट करने से ये आर और ये 30, तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस 30 होगा और ये भी कितना होगा, आर कॉस 30 होगा। तो जो टोटल लेंथ है दिख रहा है ना, ये टोटल लेंथ होगा कितना, इसको एल डैश मान लिया जाए, ये लिख सकते हैं 2r cos 30 लिख तो सकते हैं। और अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो cos 30 का वैल्यू सब लोग जानते हो √3/2, तो ये निकल के कितना आ रहा है, √3r आ रहा है। इससे साफ साफ दिख रहा है कि ये लेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो ये नेचुरल लेंथ है और ये क्या है, एलोंगेटेड लेंथ है। ये हमारा क्या है, एलोंगेटेड लेंथ है। ये स्प्रिंग हमारा क्या बताओ, एलोंगेटेड कंडीशन में तो है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट बढ़ा जाए। देखो अब आगे क्वेश्चन करने से पहले स्प्रिंग में एलोंगेशन निकाल ही लेते हैं। ऑब्वियसली स्प्रिंग में एलोंगेशन में तो फोर्स लगाएगा, उसके अकॉर्डिंग है। तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे क्या, एलोंगेशन निकाल लेते हैं। तो एलोंगेशन को क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं ना, के एक्स वाला फार्मूला याद करो। तो एलोंगेटेड लेंथ माइनस क्या, नेचुरल लेंथ। और अगर ये डिफरेंस किया जाए, मेरे ख्याल से एलोंगेशन कितना आ गया, तो √3 -1 × r लिख सकते हैं, r कॉमन लेके। तो ये मिल गया हमारा एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। लेकिन ये पूछा नहीं गया था, पूछा क्या गया यहाँ पे नॉर्मल रेशन कितना होगा, ऐसे ही छोड़ेंगे। तो नॉर्मल रेशन के लिए ऑब्वियसली दिमाग में सीधे जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। चलो ड्रॉ करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम से पहले देखो इसका बॉडी का कॉन्टेक्ट बस कितना है, 2 जगह, स्प्रिंग और रिंग से, है ना। तो मेरे ख्याल से बॉडी का कॉन्टेक्ट 2 है तो 3 फोर्स लगना चाहिए। एक तो बॉडी का खुद का वेट बताओ कहाँ काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैं दिखाता हूँ, बॉडी का खुद का वेट वर्टिकली ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा mg, और साथ साथ 2 फोर्स और लगेगा। हर कॉन्टेक्ट से एक फोर्स आता है, सब लोग जानते हैं। स्प्रिंग एलोंगेटेड है, स्प्रिंग इसको पुल कर रहा होगा अंदर के डायरेक्शन में, तो ऐसे स्प्रिंग फोर्स लग तो रहा होगा। थोड़ा ध्यान देना, फिगर मतलब मिक्सअप ना हो जाए। और फिर एक काम और करना पड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली यहाँ समझ में आना चाहिए सबको, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, बिकॉज ये सर्कुलर है ना। तो इसका प्लेन कैसे डिसाइड करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके। ये प्लेन कैसे डिसाइड करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करके। टेंजेंट ये मालूम, मैंने टेंजेंट लिख ही देता हूँ मैं। तो सब लोग जानते हो टेंजेंट के परपेंडिकुलर कौन होता है, रेडियस होता है। तो ये हमारा रेडियल डायरेक्शन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रेडियल डायरेक्शन हो गया। समझ पा रहे हो, ये रेडियल डायरेक्शन हो गया। कुछ मान लेना, ये वाला मानना है तो मान लो, ये y एक्सिस मान लो, और ये वाला मान लो क्या, x एक्सिस मान लेना, मानना है तो। चलो मैंने दोनों अजम्पशन कर लिया। नेक्स्ट करना क्या ना, नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगा। देखो ये हमारा प्लेन डिसाइड करेंगे टेंजेंट ड्रॉ करके। तो हम लोग जानते हैं नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो वो हमारा इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, रेडियल डायरेक्शन। वैसे तो सबको पता ही रहता है, रेडियल डायरेक्शन हमारा क्या होता है, नॉर्मल डायरेक्शन होता है, तो ऐसे लिखा सकते हैं। और यही हो गया नॉर्मल डायरेक्शन एट बी, यही पूछा गया, यही पूछा गया। कैसे निकलेगा, तो कंपोनेंट वगैरह रिजॉल्व करना पड़ेगा ऑब्वियसली। और इतना तो समझ पा रहे हैं, बताओ अलोंग छोड़ेंगे तो वाई डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में कोई मोशन होगा नहीं। तो इतना समझ पा रहे हैं, अगर रेडियल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होना है तो अलोंग वाई एक्सिस, इसी का स्टडी करने से काम हो तो जाना चाहिए। मैं आराम से बताता हूँ। तो वैसे कि इसमें वाई डायरेक्शन में हमारा नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो कंपोनेंट मेरे ख्याल से मन में रिजॉल्व कर सकते हो, इतना कॉम्प्लेक्स तो है नहीं। अच्छा कंपोनेंट इसका देखो, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या काम कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन, और रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में क्या काम कर रहा है। देखो ये स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स का कंपोनेंट क्या छूटेगा, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में लिख सकते हैं कि Fs cos 30 लिख तो सकते हैं। और फिर ये जो mg है, mg का भी कंपोनेंट तो ब्रेक करना पड़ेगा, इसके लिए एंगल चाहिए। तो एंगल मेरे ख्याल से ईजिली निकाला जा सकता है, सब सीखे हो। ये 30 है ना, ये 90 है ना, तो ये पूरा एंगल क्या होगा, 60 होगा। तो हाफ एंगल कितना होगा, फिर से क्या होगा, 30 होगा।
तो mg का कंपोनेंट भी क्या छोड़ेगा इससे, देख लो अच्छे से, mg cos 30 ही मिलना चाहिए, mg cos 30 मिल गया। देखो तो क्लियर है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से बिल्ड हो गया नॉर्मल रिएक्शन हमारा। तीनों फोर्स था, तो तीनों फोर्स का हमने कंपोनेंट वगैरह रिजॉल्व कर लिया। हम लोग को वाई एक्स डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं, नॉर्मल रिएक्शन चाहिए था, वाई डायरेक्शन में ऐसे लिख सकते हैं फोर्सेस को बैलेंस करके। अब मैं इसको कर रहा हूँ क्या, कैरी फॉरवर्ड करता हूँ नेक्स्ट पेज में, देख लो क्या था, नॉर्मल रिएक्शन चाहिए था, मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ नेक्स्ट वाले पेज में। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन लिखना था ना, तो वो शायद मिला था हम लोग को एफ एस प्लस क्या mg इंटू cos 30, मेरे ख्याल से देखे तो है, देखे तो पीछे। एफ एस का मतलब क्या हो गया, के एक्स हो गया, और ये mg तो mg रहेगा, और cos 30 कितना लिख सकते हैं, √3 बाई क्या 2 लिख सकते हैं। तो देखो सब कुछ तो है, k का वैल्यू सर मुझे याद है क्वेश्चन में दिया था, बड़ा सा कुछ वैल्यू दिया था, तो लिख लिया जाए √3 + 1 mg, और नीचे क्या लिखना चाहिए मुझे, अच्छा ये k का वैल्यू है बस, x भी तो लिखना पड़ेगा, x थोड़े टाइम के बाद ही सब्स्टिट्यूट करते हैं, x हमने पीछे निकाला था। अब बताओ ये हो गया हमारा, पाई क्या बताओ, r भी है ना, r लिख लो, ये हमारा k का वैल्यू, और x का वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, पीछे जाके देख लेते हैं क्या था। देखो तो x का वैल्यू क्या निकला था, √3 - 1 इंटू r, तो लिख लिया जाए √3 - 1 इंटू r, ऐसा मिला था। नाउ प्लस क्या लिखेंगे mg, और सबसे बाहर में क्या लिखेंगे √3/2 लिखेंगे। अगर ऐसा मैंने कर लिया तो देखो पता है कभी कभी बड़ा वैल्यू है ना काम आ जाता है, देखो बड़ा वैल्यू देख के डरना नहीं है, ये जानबूझ के सिंपलिसिटी के लिए दिया था। देखो कैलकुलेशन कितना आसान हो गया है ना। अगर मैं mg बाहर कॉमन निकाल लूँ, mg मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहले तो r और r कैंसिल हो रहा है, कैंसिल ही कर लेना, और ये बड़ा आसान सा है, a + b a - b क्या लिख सकते हैं, a² - b², यानी कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 3 - 1, ठीक ठाक है ना। तो 3 - 1, और यहाँ पे क्या है बताओ, mg कॉमन आ चुका है तो क्या लिखेंगे +1 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे √3 बाई क्या 2 ऐसे लिखना तो चाहिए। बताओ कितना आ गया, ये कैंसिल ही हो गया, तो मेरे ख्याल से 3√3, तो ये निकल के आ रहा है हमारा 3√3 mg/2, ऐसा ऑप्शन तो आ रहा है, अगर मैं सही हो तो ठीक है ना, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये राइट ऑप्शन होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन है, हाँ एक ऑप्शन तो है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी राइट होगा इस क्वेश्चन का, देख लेना ऑप्शन डी राइट होता है। होपफुली क्लियर होगा, देखते जाना क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नंबर 9 देखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 2 ब्लॉक रखा था, और फोर्स लगा रहे 8 और 1 का, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा था, बोल रहे हैं F1 F2 एंड T और फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑन 2 kg 3 kg एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग रेस्पेक्टिवली, यानी इसको मानना है फर्स्ट ब्लॉक मानना है ना, और इसको क्या मानना है सेकंड ब्लॉक मानना है, ओके। तो इनका वैल्यू पूछा गया, चेक करना, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया, ये वाला क्या हो गया सेकंड ब्लॉक हो गया, ठीक है। बेसिक इसमें कितना दिया था, ये 2 kg दिया था, और ये वाला 3 kg दिया था। फोर्सेस वगैरह देखेंगे तो मेरे ख्याल से इससे फोर्स कितना लग रहा है हमारा 8 न्यूटन का, इसको कुछ मान लेते हैं ऐसे ही, मान लेते हैं 1 फर्स्ट फोर्स है, और ये वाला फोर्स मान लेते हैं ऐसे ही कुछ, ये हमारा 1 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। और ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, रस्सी से कनेक्टेड है, तो रस्सी ऐसे कनेक्ट करके दिखा दिया जाए, आपस में दोनों रस्सी से ऐसे कनेक्टेड। नाउ पर देखा जाए तो इसमें नेट फोर्स लग कितना रहा है, तो देखा जाए नेट फोर्स राइट वाले डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है, और ये कितना लग रहा है 8 - 1 दैट इज़ व्हाट 7 न्यूटन। मैं अच्छे से लिखता हूँ 8 - 1 दैट इज़ व्हाट 7 न्यूटन नेट फोर्स लग रहा है। पूरे सिस्टम को अगर सिंगल सिस्टम मानते हैं तो सिंगल सिस्टम पे ये नेट फोर्स लग रहा है राइट वाले डायरेक्शन में। अब क्या इस फोर्स की वजह से हमारा सिस्टम मूव करेगा, तो उसके लिए देखो फ्रिक्शन का अभी क्वेश्चन आता है, मैं एक ही बात बोलता हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन पे कॉन्सेंट्रेट पहले करना चाहिए। तो देखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन मिलेगा कैसे। देखो नेट फोर्स ऐसे लग रहा है, फ्रिक्शन इस पे ऐसे लगेगा, फ्रिक्शन इस पे ऐसे लगेगा। मैंने बोला था ना इसको मान लेना, बेटे मैं जम्पशन वैसे ही करता हूँ जैसे है। अच्छा रहने दो, ये हो गया। बोलो एज पर क्वेश्चन इसको साथ इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है इसको F1 मानना था, और इसको मानना है क्या बोलो F2 मानना है। अब नेक्स्ट फ्रिक्शन होता है कि हमारा अगर फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालना है तो क्या लिख सकते हैं μs इंटू नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे, तो μs ऐसे लिख देते हैं m1g, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या μs m2g ऐसे लिख देते हैं, और ये जल्दी से कैलकुलेट कर लिया जाए। देखो तो कितना कितना दिया था, यहाँ μs 1 लिखना पड़ता और यहाँ पे μs 2 लिखना पड़ता। कितना कितना दिया था वैल्यू 0.1 दिया था ना, पुट किया जाए। ये दिया 0.1 और मास देख पा रहे हो 2 × 10 डायरेक्ट 20 लिख देते हैं। ये आ गया हमारा कितना बताओ 2 न्यूटन आ गया। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ चेक करना, ये हमारा कितना दिया था 0.2 दिया था, और मास ऊपर से कॉपी कर लो, मास कितना दिया बताओ, तो ये 30 हो जाएगा मिला जुला के, नहीं 30 हो जाता मिला जुला के। चलो मैं लिख ही देता हूँ, इनटू क्या लिख सकते हैं बताओ 30 लिख सकते हैं। ये कितना आ गया बताओ 6 न्यूटन आ गया। तो देखा जाए टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू जो है ना, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन मैंने निकाला है, टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना बताओ 8 न्यूटन है। यानी बॉडी मूव तभी करेगा जब कम से कम उस पर 8 न्यूटन फोर्स लगेगा, उससे ज़्यादा लगेगा। लेकिन बताओ हमारे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है 7 लग रहा है, तो बॉडी मूव तो नहीं करेगी, सिस्टम मूव तो नहीं करेगा। सिस्टम हमारा क्या रहेगा रेस्ट में रहेगा। से एक बार क्लियर है, सिस्टम विल बी इन रेस्ट, हमारा सिस्टम रेस्ट में रहने वाला है, सिस्टम विल बी एट रेस्ट। और अगर ये सिस्टम रेस्ट में रहेगा ना तो क्लियर सा बात है, ध्यान देना, अगर सिस्टम रेस्ट में रहेगा तो क्लियर सा बात है
इस पर कहीं हमारा क्या स्टैटिक फ्रिक्शन भी लग सकता है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं बोलना चाहता हूँ सिस्टम रेस्ट में तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी लग सकता है, वो ध्यान रखना। अब देखो जल्दी में लोग आंसर कैसे करते हैं, 2 6 और ये ढूंढ लेते हैं ऐसे ही 2 6 और कुछ ढूंढ के मतलब करेक्ट कर देंगे, उनको लगेगा इस पर 0 टेंशन होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। देखो चेक करना कैसे होगा, पार्ट बाई पार्ट सोचना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। बताओ सिंगल इसी ब्लॉक के बारे में सोचेंगे तो इसको जब हम लोग खींचेंगे ना, जब फोर्स इससे ज़्यादा होगा तो मूव करने की कोशिश करेगा, तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा फोर्स इस पे लग तो रहा है, मूव करने की कोशिश करेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं पूरा सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, तो इस ब्लॉक को मूव करने से कौन रोक रहा होगा, टेंशन ही रोक रहा होगा। तो टेंशन ही हमारा नेट फोर्स को अपोज कर रहा होगा। राइट में 8 लग रहा है तो लेफ्ट में भी 8 ही लगना चाहिए, तो ये 6 है, तो ये टेंशन बताओ कितना होना चाहिए, 2 न्यूटन होना चाहिए। क्लियर है? और समझ पा रहे हो टेंशन तो दोनों स्ट्रिंग में सेम ही होगा, मतलब ये सिंगल स्ट्रिंग में तो सेम ही होगा, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर ऐसा है तो बताओ इस फोर्स के लिए फोर्सेस क्या करेंगे, फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। ये भी रेस्ट में हमारा, ये भी ब्लॉक क्या रेस्ट में ही है, समझ पा रहे हो। तो जितना फोर्स राइट में उतना ही लेफ्ट में लगना चाहिए। राइट में 2 लग रहा है तो लेफ्ट में भी 2 ही लगना चाहिए। ये 1 है तो फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा ना। सोचो ना, राइट में 2 लग रहा है पीछे 3, ऐसा थोड़ी होगा। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ काम नहीं करेगा। बॉडी रेस्ट में तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी काम कर सकते हैं, ये हटा देना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1 न्यूटन होना चाहिए। बिकॉज सिस्टम क्या है, रेस्ट में फोर्सेस बैलेंस्ड होना चाहिए, राइट में जितना उतना ही लेफ्ट में। तो इस तरह से मिला जुला के करेक्ट आंसर क्या निकल के आ रहा है मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये जो पहला वाला फ्रिक्शन था, ये पहला वाला फ्रिक्शन है नहीं, इसका राइट वैल्यू क्या बताओ, 1 न्यूटन होना चाहिए। जो दूसरा वाला फ्रिक्शन है उसका राइट वैल्यू कितना होना चाहिए, 6 न्यूटन होना चाहिए। 6, ये 6 लिखा है। और रस्सी में जो टेंशन डेवलप होगा वो कितना निकल के आ रहा है, शायद 2 न्यूटन निकल के आ रहा है। ये करेक्ट आंसर होना चाहिए 162। तो 162 हाँ एक ऑप्शन तो है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। तो फुली क्लियर होगा, देख लेना। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। ये सब भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, होपफुली सबने किया होगा क्वेश्चन। और चलो ये इंसेक्ट वाला क्वेश्चन, ये भी फेमस ही है, देख लो, मैं एक बार बता देता हूँ। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, इंसेक्ट वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जाएंगे हम लोग। तो 10 में है क्या, हमारे पास एक इंसेक्ट है जो किसी हेमिस्फेरिकल डिश के बॉटम पे था और क्रॉल करके ऊपर आना चाहता है, लेकिन स्लिप करने लगा बरो हाइट एज पे जाने पे। ऐसे कैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा था, तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जा पाएगा ये पूछा जा रहा है ना। तो एच हाइट पे स्लिप करने लगा, तो एच हाइट का वैल्यू भी पूछा जा रहा है, कहाँ वो स्लिप करेगा। तो स्लिप कहाँ करेगा, वही बात है, एंगल ऑफ रिपोज का ही कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे जैसे देखो मान लो इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी रख देते हैं और जैसे जैसे इंक्लिनेशन बढ़ाते जाते एक टाइम पे वो स्लिप करने लगता है, जस्ट अबाउट टू स्लिप, तो एंगल ऑफ रिपोज का ही कॉन्सेप्ट आएगा। तो पहले मैं लिख देता हूँ एंगल ऑफ रिपोज, अगर जानते हो तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, बेकार में कौन फ्री वर्ड देगा उतना ड्रॉ करेगा। देखो यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा क्या होता है, म्यूस होता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, यहाँ पर चेक किया जाए। ये एक पहले फिगर ड्रॉ करो, मैकेनिक्स में ज़रूरी होता है। ये हमारा हेमिस्फेरिकल बॉल है और यहाँ पे एक इंसेक्ट है, मान लो छोटा सा, चलो इंसेक्ट जैसा कुछ बना देता हूँ मैं, मान लो एंट वगैरह कुछ मान लो, ठीक है। और ये इंसेक्ट मान लो चलते जा रहा है, मान लो एक सर्टेन हाइट पे, तुमने नोटिस किया होगा रियल लाइफ में भी ये सारा सिचुएशन है ना, एक सर्टेन हाइट पे जाके इंसेक्ट क्या होता है, स्लिप करने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है पता है, बिकॉज हम लोग इसका प्लेन ऑफ मोशन कैसे डिसाइड करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करके। तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगा ना, इसका इंक्लिनेशन बढ़ते जा रहा है, और जैसे जैसे इंक्लिनेशन बढ़ेगा एक टाइम का स्लिप करने लगेगा। कभी स्टीप स्लोप से चढ़ के देखो, स्लिप करने का चांसेस हो जाएगा नहीं, वही केस सेम केस है। तो यहाँ भी वही है, इसका स्लिप करने का चांसेस है। तो बेटर है हम लोग ये काम कर रहे हैं, बॉडी पहले यहाँ पे था और बॉडी मान लेते हैं सर्टेन हाइट पे चला गया, तो ये हाइट को कुछ मान लिया जाए h। नाउ एज पर क्वेश्चन ये हाइट ही मुझे चाहिए, होगा कितना है हाइट, तो कैसे निकलेगा हाइट, तो इतना समझ में आ रहा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा था देखो इंक्लिनेशन बढ़ रहा था, और ज़रूर इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो गया होगा। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ये टेंजेंट हेल्प करेगा उस इंस्टेंट पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को डिसाइड करने में। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पे कितना मिल रहा है बताओ, ये थीटा मिल रहा है, मान लेना है थीटा है, तो ये टैन थीटा निकाला जा सकता है काफ़ी इजीली, बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ म्यूस गिवन है। तो म्यूस कितना दिया था, 0.75 दिया है, देख पा रहे हो वहाँ पे, तो 3/4 हो गया। तो चलो लिख ही देते हैं एक बार और, टैन थीटा हमारा क्या हो गया, 3/4 हो गया, और इट इम्प्लाइज थीटा हमारा कितना होना चाहिए, 37 डिग्री होना तो चाहिए। ओके, ये आइडिया तो मिल गया हम लोग को, ये थीटा मिल गया। बड़े थीटा नहीं चाहिए था, या हाइट चाहिए था। हमारे हाइट मिलेगा कैसे, तो हाइट देखो यहाँ से तो नहीं मिलेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप भी कर लोगे तो ये सब नहीं पता है तुमको, बेस थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन सिंपल सा ही है, जैसे ध्यान देना, ये सेंटर है और इसको अगर ऐसे मिला लेते हैं ये रेडियस हो जाएगा, है कि नहीं। सिमिलरली इसको भी ऐसे मिला लेते हैं, बताओ ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और थोड़ा लॉजिकली अगर सोचा जाए ना, ये एंगल थीटा है, ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही होगा। मैं लिख दूँ डायरेक्टली या समझा दूँ, तो समझा ही देते हैं। देखो चेक करोगे यहाँ पे होगा क्या, मान लो ऐसे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाला थीटा है, ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ये भी थीटा होगा। और ये थीटा है तो ये वाला तो 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, सॉरी ऐसे बोलना चाहिए था, दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज व्हाट, रेडियस, तो दिस एंगल इज व्हाट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये वापस से क्या हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन किया था, ये वाला आर हो गया, ये वाला मैं एंगल समझा रहा था है ना, तो एंगल देख लेना, ये थीटा, तो ये तो क्लियर हो गया, ये वाला एंगल थीटा होना चाहिए।
नेक्स्ट हम लोग को हाइट चाहिए था, तो मैंने देखो ना हाइट निकालना कोई टफ टास्क है क्या। ये वाला हमारा आर है और ये वाला कितना हो जाता है, दिस इज आर, दिस इज थीटा, सो दिस वैल्यू मस्ट बी व्हाट, आर कॉस थीटा। ये हमारा कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा आर कॉस थीटा है। तो यहाँ से निकल के आ रहा हमारा हाइट कितना आना चाहिए, हाइट इज व्हाट, सिंपली आर माइनस क्या, आर कॉस थीटा लिखा तो जा सकता है, आर कॉस थीटा। तो अगर मैं आर कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। और एक काम करें, क्यों ना थीटा का वैल्यू पुट कर लिया जाए, दैट इज व्हाट 37 डिग्री। तो अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से आर छोड़ दिया जाए और 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, 37। तो कॉस 37 का वैल्यू कितना होता है, सब लोग जानते हो 4/5 लिख सकते हैं। तो ये हमारा सिंप्लीफाई करके आ गया 1/5, दैट इज व्हाट r/5 आ गया। तो r/5 यानी बताओ कितना हो गया, ये मिलेगा हमारा रेडियस। रेडियस कितना दिया था, 1 दिया था ना, तो 1/5 आ गया। और 1/5 का मतलब कितना हो गया, 0.2 हो गया। तो 0.2 मीटर राइट आंसर होना चाहिए। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 था, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, देख लेना। तो फुली ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, देख लेना अच्छे से, क्लियर होना चाहिए। तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा मेरे ख्याल से देख पा रहे हो, एक चेन हमारा जिसका लेंथ दिया था 10, लीनियर मास डेंसिटी वगैरह दिया था हमारा, और ऐसे कैसे पूछा था पावर कितना चाहिए उसको लिफ्ट करने के लिए टू द पॉइंट ऑफ सपोर्ट, 10 सेकंड्स में लिफ्ट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, अच्छे से ही देखा जाए, कुछ भी नहीं है। पर सिंपली है ना, मैकेनिक्स में यही सीखा जाता है कि क्वेश्चंस पढ़ के पहले पता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग फिगर प्लॉट कर लो। जैसे मान लो ये हमारा चेन हो गया, तो चेन रियल लाइफ में भी ऐसे ही दिखता है, चलो मैं ऐसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ। ये चेन था और नाउ एज पर क्वेश्चन चेन का लेंथ कितना दिया था, हम लोग देख पा रहे हैं लेंथ दिया है इसका 10 मीटर दिया है। ओके, इसका देखो लीनियर मास डेंसिटी दिया है, तो लीनियर मास डेंसिटी सब लोग जानते हो लैम्डा, दिस इज व्हाट मास बाय लेंथ। ये कितना दिया था हमारा, 0.8 दिया था, 0.8 kg पर मीटर दिया था। तो 0.8 kg पर मीटर दे रखा है, तो आई थिंक इजिली मास यहाँ से निकाला जा सकता है। मास इज व्हाट 0.8 इंटू टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितना दिया था, 10 मीटर दिया था, यानी मास कितना आ गया, 8 kg आ गया। हमारे चेन का मास कितना है, 8 kg है। नेक्स्ट इसके बाद देखा जाए, पूछा जा रहा है कितना पावर चाहिए इसको लिफ्ट करने के लिए ऊपर तक 10 सेकेंड्स में। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ऑब्वियसली खींचेंगे तो ग्रेविटी के अगेंस्ट पे काम करना पड़ेगा, तो इसमें कितना काम करना पड़ेगा। देखो पूरा क्वेश्चन ऐसे ही हो गया, सिंस यहाँ पे हमारा टाइम तो दे ही रखा है, मैं देख पा रहा हूँ टाइम हमारा 10 सेकंड से, क्वेश्चन कहाँ फंस रहा है सोचो ना, ये वर्क पे ही तो फंस रहा है। और चेन को पुल करने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट पे काम करना पड़ेगा, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो बड़ा ही आसान है। जैसे चेक करो, मैं लिखता हूँ, ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हम लोग डिसाइड करने वाले हैं, दिस इज एक्चुअली अगेंस्ट ग्रेविटी होने वाला है। नाउ ग्रेविटी इज ए काइंड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, तो WC लिख सकते हैं। और सब लोग जानते हो WC को क्या लिखा जा सकता है, माइनस ऑफ WC कैन बी रिटन एज व्हाट, डेल U, और डेल U को लिख सकते हैं U फाइनल माइनस क्या, U इनिशियल लिख सकते हैं। तो ये काम करने से हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सिंस दिस इज द केस ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम, इसको इंटीग्रेट करके बना सकते हैं, एक एलिमेंट लेके इजीली कर सकते हैं, या फिर अगर थोड़ा मोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट जानते हो सेंटर ऑफ मास का, तो वही लगा लो। हम लोग मान सकते हैं इस पूरे चेन का, सिंस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होगा, इसके सेंटर पे। तो ये थोड़ा सा मैं सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बिना इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं इजीली इंटीग्रेट करके भी, बट ये शॉर्टकट प्रोसेस है, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट तो यहाँ पे करेंगे क्या, इसको रिप्लेस कर लेना। पर यार पूरे चेन के मास को हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ऐसा दिखा देते हैं। ये मान लो एक मासलेस स्ट्रिंग है और यहाँ पे पूरा चेन का मास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, और इस पॉइंट मास का वैल्यू कितना होगा हमने कैलकुलेट कर लिया, ऊपर 8 kg होगा। नाउ अगर चेन को पूरा पुल करेंगे तो फाइनली यहाँ सपोर्ट पे लाएंगे, अप टू द पॉइंट ऑफ सपोर्ट लाना है, मैंने पढ़ा था, ठीक है, पॉइंट ऑफ सपोर्ट पे लाना है। तो देखो बेटर है ना, ये जो पॉइंट ऑफ सपोर्ट है हमारा, इसी को मान लेते हैं क्या बताओ, रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, ये रेफरेंस लाइन हो गया, ठीक है। और दिखा देते हैं इनिशियली हमारा सिस्टम यहाँ पे था, और फाइनली पूरा सिस्टम बताओ पॉइंट ऑफ सपोर्ट पे आने वाला है, पॉइंट ऑफ सपोर्ट पे आने वाला है। तो ये इनिशियल पोजीशन हो गया और फाइनली पूरा सिस्टम यहाँ पे आने वाला है। तो देखा जा रहा, अगर ये रेफरेंस लाइन हमने माना है, तो पूरा सिस्टम अगर फाइनली इसी पॉइंट ऑफ सपोर्ट पे आएगा तो रेफरेंस लाइन पे ही आ जाएगा। तो रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में बताओ हाइट क्या हो जाएगा, जैसे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं U इज इक्वल टू व्हाट, mgh लिखते हैं। तो बताओ रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में ही हाइट मेजर करेंगे, तो अगर फाइनली पूरा बॉडी हमारा रेफरेंस लाइन के ऊपर ही ला गया, पूरा को पूरा चेन ऑन द पॉइंट ऑफ सपोर्ट आ गया, तो पूरा रेफरेंस लाइन पे आ गया, तो फाइनल एनर्जी सिस्टम का क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट इनिशियल एनर्जी लिख सकते हैं बताओ कि mg, और यहाँ पे बॉडी इनिशियली बताओ रेफरेंस लाइन के नीचे है, और कितना नीचे है, तो ये पूरा 10 है, तो सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट ये कितना होना चाहिए, 5 मीटर होना चाहिए। यहाँ पे मैं 5 मीटर ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया जाए, चलो सिंस बॉडी इज लाइंग बिलो द रेफरेंस लाइन, इसलिए बिलो द रेफरेंस लाइन हाइट को नेगेटिव लेंगे, -5 लिख सकते हैं। नाउ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मास कितना दिया था बताना, 8 दिया था, ये 10 दिया था,
और यहाँ 5 लिख सकते हैं। कितना आ गया बताओ, 8 5 जो 40 यानी 400 जूल काम तो करना पड़ेगा, इतना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल वर्क हमने निकाल लिया, 400 जूल करना पड़ेगा। और ऐसे केस में राइट आंसर क्या होना चाहिए, 40 वाट होना चाहिए। 40 वाट 10 सेकंड्स में अचीव करना है। तो देखो 40 वाट ऑप्शन है, तो हाँ है, ऑप्शन डी राइट होना चाहिए। पता है इतना भी नहीं था, क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। चेन को पुल करने में ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, ये आई थिंक समझ पा रहे हो यहाँ तक। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, और ये वाला फार्मूला जब भी लगाते हैं रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी। मैंने ड्रॉ किया था यहाँ पॉइंट ऑफ सपोर्ट पे ही। फाइनली पूरा सिस्टम बताओ पॉइंट ऑफ सपोर्ट पे आने वाला है, तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इनिशियली हमारा सिस्टम क्या था, रेफरेंस लाइन के नीचे था, और हाइट जब नीचे होता है तो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो मैंने मान लिया पूरे चेन का मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये कितना नीचे बताओ 5, तो लिख सकते हैं mg, हाइट क्या हो गया -5 हो गया। सॉल्व करो, मेरे ख्याल से हो गया। चलो आई थिंक क्लियर होगा, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 था, ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखा था, ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्टली तुम लोग टिक कर सकते थे अगर पढ़े हो क्लास में अच्छे से और ध्यान में है तो चेक करो, ये तो डायरेक्टली टिक किया जा सकता है। तुमने प्रैक्टिस किया था, ऐसा क्वेश्चन मिला ही होगा। सिंपली बता, ये दिया था हमारा एक स्प्रिंग है और यहाँ पे एक ब्लॉक हमारा सस्पेंडेड है। नाउ एज पर क्वेश्चन चलते हैं, सच दैट द स्प्रिंग इज इन व्हाट, रिलैक्स कंडीशन। तो स्प्रिंग हमारे रिलैक्स कंडीशन है। मान लो कि अभी हमारे स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन है, कंप्रेशन नहीं है, ऐसा मान के चलना पड़ेगा। स्प्रिंग अगर रिलैक्स कंडीशन में, यानी स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन है, कंप्रेशन नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का, ये हमारा स्प्रिंग का क्या हो गया, नेचुरल लेंथ हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हमारा, इसका स्पीड क्या बताओ। अब इसको मैंने यहाँ पे पकड़ के रखा था, यहाँ पे इसका स्पीड क्या होगा, इनिशियल स्पीड लिख सकते हैं 0 होगा, 0 होगा, ठीक है। नाउ जैसे ही इसको रिलीज करेंगे अपने वेट की वजह से बताओ, ये नीचे जाना चाहेगा और स्प्रिंग क्या होगा, एलोंगेट होगा। लेकिन स्प्रिंग ऑब्वियसली फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा ऊपर के डायरेक्शन में। और पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, अगर मास को सडनली रिलीज करेंगे, मैक्सिमम एलोंगेशन पूछा जा रहा है। तो अगर मान लो फिर से अगर फिगर ड्रॉ करें एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन, ये हमारा एलोंगेट हो जाएगा ऐसे कुछ, ये हमारा ऐसे एलोंगेट हो जाएगा, है ना। और इसके बाद देखो एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन, अगर मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, नाउ थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा तुम लोगों को। देखो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, ये स्प्रिंग का इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल। अगर मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज अ मैक्सिमम एलोंगेशन, अगर ये मैक्सिमम एलोंगेशन है तो ये क्लियर सा इंडिकेशन दे रहा है कि ब्लॉक और नीचे नहीं जाएगा। तो इसके बाद बताओ ब्लॉक वापस लौटेगा, तो ऑब्वियसली और नीचे नहीं जाने का मतलब इस इंस्टेंट पे बताओ ब्लॉक का फाइनल स्पीड क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा। बस इतना ही समझना था और कुछ नहीं। तो ऐसे केस में ये हमारा मैक्सिमम एलोंगेशन कैसे निकलेगा, तो बताओ छोड़ दिया, छोड़ने के साथ ही बताओ क्यों ब्लॉक नीचे गया, तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो इससे बस कंजर्वेटिव फोर्स ही काम कर रहा है, और एक स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है, वो भी कंजर्वेटिव होता है, और तो कुछ है नहीं। तो यहाँ एनर्जी कंजर्व तो होगा ही होगा। तो लिख सकते हैं सिस्टम का इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और सिस्टम का फाइनल मैकेनिकल एनर्जी क्या होना चाहिए, सेम होना तो चाहिए। अब लिखते हैं इनिशियल एनर्जी। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला यहाँ पे चलो वही यूज़ करते हैं, mgh वाला ही लगाते हैं। और ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए रेफरेंस लाइन तो चाहिए होता है, तुम्हारा मर्जी कहाँ लेना है ले लो। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, ये वाला क्या था, ब्लॉक का इनिशियल पोजीशन था, और ये वाला क्या, ब्लॉक का क्या, फाइनल पोजीशन है। तो जहाँ रेफरेंस लाइन लेना है ले लो, मान लो फाइनल पे लेना है तो फाइनल पे ले रहे हैं, ये मान लो रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। तो इनिशियली देख पा रहे हैं बॉडी का कुछ हाइट तो था, तो ड्यू टू हाइट इसके पास कौन सा एनर्जी होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। कितना लिख सकते हैं, mg x max लिख सकते हैं, mgh वाला फॉर्मूला मैंने लगाया। और एक और एनर्जी का बात करेंगे यहाँ पे, स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, ये भी बात करेंगे इसका भी। तो इनिशियली स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं था, इसलिए ये कोई पोटेंशियल एनर्जी तो होगा नहीं स्प्रिंग का, ये दो कंजर्वेटिव फोर्सेस पे काम तो कर रहा था, उसका मैंने एनर्जी लिख लिया। नाउ काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली बॉडी रेस्ट में था, देखो अच्छे से, इनिशियली भी बॉडी रेस्ट में था, एंड एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन फिर से बॉडी रेस्ट में आएगा, तो ये तो पहले ही कैंसिल कर लेना चाहिए था, ईजी रहता। नेक्स्ट, दिस इज इक्वल टू फाइनल। तो फाइनली बॉडी जैसे ही नीचे आ गया, इट इज ऑन द रेफरेंस लाइन, इट इज लाइंग ऑन द रेफरेंस लाइन, सो हाइट इज व्हाट, 0। अगर हाइट 0 तो बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या, 0 हो गया। लेकिन हाँ स्प्रिंग इलोंगेट हो गया, तो क्या लिख सकते हैं, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। हो गया हमारा काम। चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, मान लो एक्स मैक्स का एक वाला पार्ट कैंसिल कर लेते हैं वाला, तो मिल गया हमारा एक्स मैक्स। कितना मिला हमारा, ये मिल रहा है 2mg बाई क्या k। तो ये हमारा मैक्सिमम एलोंगेशन होना चाहिए था, तो ये मैक्सिमम एलोंगेशन होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से कौन सा ऑप्शन राइट है, मेरे ख्याल से ऑप्शन बी राइट होगा। होपफुली क्वेश्चन सबने किया होगा, क्वेश्चन ईजी था, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है। देखा जाए तो स्टूडेंट को प्रोवाइड किया गया था कुछ, क्या प्रोवाइड किया गया था भाई, देखा जाए थोड़ा। स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड वेरिएबल वोल्टेज सोर्स, ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है देख पा रहे हो, और एक टेस्ट रजिस्टर दिया है RT, जिसका वैल्यू दिया था 2 आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर से G1 G2, एक बड़ा रेजिस्टेंस है 10 मेगा ओम का, और एक हमारा छोटा रेजिस्टेंस है, काफ़ी छोटा है। फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ वेरीफाई करना है, यानी V इक्वल टू व्हाट, IR वेरीफाई करना है।
तो वैसे किसमें कौन सा वैलिड होगा? बी इक्वल टू वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट, ये कौन बेस्ट होगा समझाने के लिए? तो देखो ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के लिए ये रिलेशन चाहिए और ऐसा डिवाइस है जो दोनों को मेजर कर सके और प्रूव कर सके हाँ वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, ये प्रूव कर सके। तो देखा जाए ना मेरे ख्याल से यहाँ मीटर और वोल्टमीटर का रिक्वायरमेंट है। और सब लोग जानते हो अमीटर कैसे बनाते हैं, वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं। मैं एक बार बोलता हूँ अमीटर कैसे बनाते हैं। तो जो हमारा रेजिस्टर होगा, टेस्ट रेजिस्टर, इसके साथ सीरीज में गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और इसके साथ पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगाते हैं। देखो तो वेरीफाई हो रहा है क्या? सीरीज में लगा है गैल्वेनोमीटर और छोटा सा रेजिस्टेंस R2 इज स्मॉल रेजिस्टेंस, वेरीफाई हो गया, सही है। ये अमीटर की तरह काम करेगा बिल्कुल। और अगर इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए था तो ये हाइड कर लिया जाए, वोल्टेज देखते हैं। तो वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं, इसके क्रॉस बताओ क्या लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, साथ में एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो इसके क्रॉस एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और एक हाई रेजिस्टेंस हाँ लगा हुआ है बिल्कुल। तो आई थिंक सही है, पहला वाला ही सही मिल गया। दिस इज वोल्टमीटर एंड दिस इज व्हाट अमीटर। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया है ना, ऑप्शन यही करेक्ट है। अमीटर वोल्टमीटर का क्वेश्चन था, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे था, अगर जानते हो तो इजीली हो गया, ऑप्शन ही राइट होगा। क्लियर है, देख लेना अच्छे से। बाकी ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते हो क्लियरली। ऑब्वियसली ये लग रहा होगा बट इसके साथ हाई रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं, बताओ क्या लगाते हैं हम लोग, ऐसे संटिंग करते हैं इसका बाई स्मॉल रेजिस्टेंस अमीटर बनाने के लिए। तो ये नहीं होगा मेरे ख्याल से, ऑप्शन यही मिल गया। ठीक है, बाकी ऑप्शन रिजेक्ट किया जा सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 14 देखा जाए, ये भी जाना पहचाना बड़ा फेमस क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का। वेरिएशन ऑफ एनर्जी फिगर्स वाज द वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ ए सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का क्वेश्चन है, सैटेलाइट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है और सब लोग जानते हो जब सैटेलाइट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो सब कुछ पढ़ाया जा चुका है तुम लोग को, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर सैटेलाइट। तो एनी बॉडी विच इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड सैटेलाइट। नाउ सैटेलाइट का बताओ, सब कुछ पढ़ चुके हैं, बताओ पोटेंशियल एनर्जी का बात करें कितना होता था, माइनस GMM बाई क्या R लिख सकते हैं जहाँ R ऑर्बिटल रेडियस होगा। बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी का, वो कितना होता था, तो ये होता था शायद याद होगा GMM बाई क्या लिख सकते हैं 2R। और बात करेंगे टोटल एनर्जी का, है ना, पोटेंशियल हो गया, काइनेटिक हो गया और टोटल एनर्जी का बात करते हैं। मैं काम करता हूँ वर्ड में लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर ऐसे ही समझ लो, ठीक ही रहने दो। और टोटल एनर्जी का बात करेंगे तो टोटल एनर्जी ये हमारा सिंपली क्या होगा, तो याद तो होगा इसके जैसा ही होता है, बस निगेटिव होता है। तो GMM बाई क्या होता है 2R होता है, बस ये निगेटिव में होता है। ओके, अगर ये सारा हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करना दुनिया का सबसे आसान काम है अगर लॉजिकली ठीक से सोच रहे हो तो। बताओ एनर्जी का ग्राफ बताना है, कैसे वेरी करेगा ये ऑर्बिटल रेडियस के साथ। ये ऑर्बिटल रेडियस है, देख लो ऑर्बिट का रेडियस है। तो देखो ना क्लियर सा, सबसे इजी कौन है, मुझे लग रहा है सबसे इजी ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो गिवन पेयर ऑफ, वही बात है, ये जैसा मान लो ये वाला हमारा अर्थ हो गया, अर्थ का रेडियस R हो गया, इसका मास M हो गया और सैटेलाइट चारों ओर इसके तरफ गोल गोल घूम रहा है। ये मान लो ऐसे ही सैटेलाइट जैसा कुछ बना देते हैं, इसका मान लो मास M है और इसका ऑर्बिटल रेडियस वगैरह ऐसे ही R दिखा दिया जाए। चलो ठीक है, तो जैसे जैसे ऑर्बिटल रेडियस चेंज होगा आखिर कैसे कैसे क्वांटिटी चेंज होगा। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं। देखो ये तो चेंज होना नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, गिवन सैटेलाइट के कांस्टेंट होगा। वैसे इसमें अगर ये इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। और फिजिक्स में जब भी इनवर्स रिलेशन, तो ग्राफ कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ कर लेना और ये हमारा ग्राफ किसका होगा बताओ, काइनेटिक एनर्जी का होगा। वो फुली क्लियर है, ये ग्राफ हो गया काइनेटिक एनर्जी का। नेक्स्ट आते हैं, फिर मुझे दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी के जैसा ही ये बिल्कुल मिलता जुलता ही फार्मूला है, सेम ही फार्मूला है, बस यहाँ बस माइनस साइन आ गया। तो यहाँ बताओ फिर से वो कहानी तो सेम ही है, बस एनर्जी नेगेटिव होगा। तो क्लियर सा बात है, एनर्जी नेगेटिव, नीचे बस इसका मिरर इमेज ड्रॉ कर लेना। तो ये हमारा टोटल एनर्जी हो गया, ये हमारा टोटल एनर्जी का ग्राफ हो गया। और बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों में रिलेशन साफ साफ देख पा रहे हो ना, सब लोग जानते हो, लिखा जा सकता है इन दोनों को देख के कि एक्चुअली टोटल एनर्जी इज व्हाट 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। लिख सकते हैं या नहीं, ऐसा पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। देखो मैंने सही लिखा है, नहीं एक्चुअली 2/2 होगा, सॉरी ये 2 होना चाहिए। तो टोटल एनर्जी इज व्हाट, मैं ऐसे लिख देता हूँ ज़्यादा अच्छा होगा, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लिख सकते हैं। देखो लिख सकते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा हो गया बिकॉज ये निगेटिव है ना, एनर्जी निगेटिव है, देख लो। तो यहाँ से दिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी बताओ 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होगा। डबल इसको करेंगे, इसको डबल करेंगे तो सेम आ जाएगा, इसको अगर डबल करते हैं तो सेम आ जाएगा। तो वही बात है, निगेटिव में ज़्यादा वैल्यू, तो फॉर ए गिवन ऑर्बिटल रेडियस इसका निगेटिव में वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए मेरे ख्याल से देखो ऑब्वियसली ये भी निगेटिव है, तो ग्राफ यहाँ 4th क्वाड्रेंट में ही बनेगा। नाउ फॉर द सेम ऑर्बिटल रेडियस, अगर बात करें सेम ऑर्बिटल रेडियस का, यहाँ पे चेक करना, ये सेम ऑर्बिटल रेडियस लेते हैं, ऐसे ही कुछ मान लिया जाए R0। मैं आराम से बताता हूँ, ये मान लो ऑर्बिटल रेडियस क्या R0 है। तो वैसे किसमें देखो ये हमारा टोटल एनर्जी का वैल्यू थोड़ा क्या मैग्नीट्यूड में देखा था थोड़ा कम है और इसका क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए इसका। अगर ये E है तो ये क्या होगा 2E होगा पोटेंशियल वाला। तो फुली क्लियर होगा। ये तो डायरेक्ट ग्राफ था, इतना करना नहीं था, अगर तुम पढ़े हो ग्रेविटेशन डायरेक्टली टिक करना था। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए हमारा इंडिकेट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को, बी इंडिकेट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को और सी इंडिकेट कर रहा है टोटल एनर्जी को। तो आई थिंक ऑप्शन सी सही लग रहा है, ए काइनेटिक एनर्जी, बी हमारा पोटेंशियल एनर्जी एंड सी इज व्हाट टोटल एनर्जी।
तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही होगा, देख लेना ऑप्शन सी सही होगा इस क्वेश्चन का। होपफुली क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। चलो ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फेमस क्वेश्चन कि बॉडी जब ठंडा होता है इतने टाइम इतना ठंडा, तो बाकी कैसे होगा। 75 से 65 5 मिनट लग रहा है, रूम टेम्परेचर एरिया था। तो पूछा जा रहा है नेक्स्ट 5 मिनट्स में क्या होगा इसका, लिखते हैं देखते हैं क्या होगा। 15 तो पता है वही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला स्मॉल टेम्परेचर चेंज के लिए लगा सकते हैं। मैं ऐसे लिख देता हूँ, समझ पा रहे हो मैंने क्या लिखा है। ये फार्मूला सिंपली ये बताता है कि बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर और बॉडी का फाइनल टेम्परेचर टाइम के साथ कैसे चेंज होगा, और ये सराउंडिंग टेम्परेचर है ना। दो केस तो यहाँ पे दे रखा है, जनरली 2 केस दिए ही रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो इनिशियली देखा जाए, इनिशियली बताओ बॉडी का टेम्परेचर कितना था 75 था ना, बाद में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो गया 65 हो गया ना। थीटा देखा जाए, थीटा कितना हमारा 25 दिया था, रूम टेम्परेचर कितना था हमारा 25 दिया था। दिस इज इक्वल टू व्हाट के, और ऐसा होने में टाइम कितना लगा 5 मिनट्स, यानी 2 मिनट में ही, बिकॉज रेशियो लेंगे डिवाइड हो गया कैंसिल ही होगा। केस 2 में चलते हैं। केस 2 में पूछा जा रहा है नेक्स्ट 5 मिनट्स में क्या होगा। तो अभी तक बॉडी का टेम्परेचर 65 हो चुका है, नाउ बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर 65 है। नेक्स्ट 5 मिनट्स में क्या होगा नहीं पता, थीटा मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे फिर से 25 और यहाँ भी 25 लिख सकते हैं ऐसे। दिस इज इक्वल टू के, और नेक्स्ट 5 मिनट्स का बात हो रहा है तो फिर से 5 यहाँ पे लिखा जा सकते हैं। नाउ क्लियर सा बात है, इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों सेम ही है, दोनों 5k के बराबर। इक्वेट करेंगे, लॉग भी कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट इक्वेट करते हैं 1 एंड 2 से। बताओ ये कितना मिलेगा रेशो, मेरे ख्याल से लिख सकते हैं कितना 50 बाई क्या 40। दिस विल बी इक्वल टू दिस रेशो, दैट इज व्हाट 40 बाई क्या लिख सकते हैं थीटा माइनस 25 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, और ठीक से देखा जाए तो क्या लिखना चाहिए 5 थीटा माइनस 125, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट 160। नाउ 5 थीटा दिस इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 285, ये 285 आ गया। नाउ यहाँ से थीटा अगर निकालते हैं हम लोग, तो मेरे ख्याल से पहले तो 5 टाइम्स में जा रहा है, और 3 और 5 यानी 7 टाइम्स में जाएगा। तो ऐसा आंसर तो आ रहा है, देखो तो ऐसा आंसर है क्या, हाँ है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए होता है, चेक कर लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्या देखते हैं। तो 15 देखा जाए, ये मोशन है ना वर्टिकल सर्किल का फेमस क्वेश्चन अगेन। बॉडी यहाँ से छोड़ेंगे तो स्लाइड करके जा रहा है, हाइट एस से छोड़ा था हमने, जस्ट कंप्लीट करा वर्टिकल सर्किल, और वर्टिकल सर्किल ए बी का डायमीटर दे रखा था। तो ऐसे कितना हाइट हमारा होगा किसके बराबर, देखो इजी क्वेश्चन है, चेक करना। ये हमारा हो गया इंक्लाइन प्लेन, और ये पार्टिकल हमारा वर्टिकल सर्किल में अपना मोशन कंप्लीट करना चाहिए। तो इतना समझ पा रहे हैं, हालांकि कैसा ही बॉडी हो ऐसा दिखा रखा है, ऐसा ही ले लेते हैं। नाउ स्लाइड करके जा रहा है, रोलिंग वॉलिंग नहीं कंसिडर करना है, स्लाइड करके जा रहा है, साफ साफ लिखा है कि बॉडी कैसे जा रहा है, स्लाइड करके जा रहा है, स्लाइडिंग अलॉन्ग द फ्रिक्शनलेस ट्रैक। तो जब ये स्लाइड करके जाएगा तो लोग समझ पा रहे हैं एनर्जी वगैरह कंजर्व तो होगा ही नहीं, ऐसे एनर्जी कंजर्व होगा। तो क्योंकि ग्रेविटी कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, एनर्जी कंजर्व होगा। तो जैसे जैसे यहाँ नीचे पहुँचेगा एट द लोएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट का नाम ए दिया गया ना, ऐसा तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तुम लोग समझ पा रहे हो। एनर्जी कंजर्वेशन से समझ में आ रहा है, बताओ पॉइंट ए पे इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए, √2gh होना तो चाहिए। क्लियर है, अगर समझ रहे हो तो काफ़ी अच्छा है। तो मैं लिख देता हूँ, बस, ठीक है, ऐसे ही लिख देता हूँ। तो चेक करो, ये वाला मान लिया जाए ऐसे ही रेफरेंस लाइन, और भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बात करेंगे, फार्मूला फिर से लगाएंगे क्या, mgh वाला लगाएंगे। अब देखते हैं थोड़ा, बताओ इनिशियली बॉडी कितने हाइट पे था, इनिशियली बॉडी कितने हाइट पे था, ये हमारा था h। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है क्या बताना, mgh, रेफरेंस लाइन से कितना हाइट पे था h। इनिशियली यहाँ पे रेस्ट में था ये, यानी इसका काइनेटिक एनर्जी 0। फाइनली जैसे ही बॉडी यहाँ पहुँचेगा लाइंग ऑन द रेफरेंस लाइन, सो हाइट इज 0। नाउ ये लिख सकते हैं क्या हाफ mv, और a पे जो स्पीड होगा। तो देख लो ईजिली यहाँ से, देखो मास कैंसिल किया जा सकता है, और वी हमारा कितना मिल गया 2gh। नाउ इतना तो क्लियर है ना कि एट द लोएस्ट पॉइंट इसका जो स्पीड होना चाहिए, मोशन एट वर्टिकल सर्किल का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हुए हैं। एट द लोएस्ट पॉइंट हम लोग जानते हैं स्पीड कितना होना चाहिए, कम से कम √5gr होना चाहिए। तो इतना तो जानते हैं एट द लोएस्ट पॉइंट स्पीड हमारा क्या पूछा है, क्रिटिकल केस पूछा है क्या, हाँ जस्ट कंप्लीट्स के बारे में बात हो रहा है। तो देखो ऐसे जानते हैं लोएस्ट पॉइंट पे ग्रेटर इक्वल टू क्या होना चाहिए, √5gr हमारा स्पीड होना चाहिए। नाउ क्रिटिकल केस में लिख सकते हैं लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड हमारा क्या होगा, √5gr होगा। नाउ लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे क्या, ए ही है, तो दिस इज इक्वल टू वी लिख सकते हैं। नाउ वी ऊपर हमने निकाला था, क्या निकाला था 2gh, दिस इज इक्वल टू व्हाट √5gr। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, पहले g कैंसिल कर लिया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू व्हाट 5r/2। तो 5r/2, तो ये ऑप्शन होना चाहिए। और ऐसे केस में रेडियस कितना दिया था, रेडियस नहीं दिया था, डायमीटर दिया था, देख रहा हूँ पूरा डायमीटर दिया। तो क्या लिख सकते हैं, d/2 लिख सकते हैं। तो d/2 यानी d/4 हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा। रेडियस इज व्हाट d/2, तो ऑप्शन ए राइट होगा। ऐसे पता है, ऐसे ये सब डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये सब फेमस केस यहाँ पे हीट, अगर हाइट 2.5r के बराबर होगा ना, हाइट अगर ये 2.5r के बराबर होगा, समझ पा रहे हो,
तो ऐसे केस में पार्टिकल हमारा वर्टिकल सर्किल में मोशन कंप्लीट कर लेता है इफ इट इज़ अ केस ऑफ फ्रिक्शनलेस ट्रैक, ये ध्यान रखना चाहिए। तो वही आ रहा है 2.5 आ रही आएगा, यहाँ से देख सकते हो 2.5 आ रहा है। ये सब रिलेशन थोड़ा ध्यान में हो तो ज़्यादा अच्छा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं 17। तो 17 में क्या हमारा 17 में देखा जाए रोड हमारा ड्राई है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना म्यू दिया था, और वैसे कैसा मैक्सिमम स्पीड कार हमारा कितना मूव कर सकता है सर्कुलर ये दिया था। तो रोड गीला हो जाएगा, जानते हो रोड गीला होता है, सब लोग जानते हो फ्रिक्शन कम हो जाता है, फ्लोर पे पानी गिर जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, वही दिया है। तो मैक्सिमम परमिटेड स्पीड होगा कि ये वही हो गया। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन हो गया, ऐसा वाला क्वेश्चन पढ़े हो। जैसे मान लो ये हमारा क्या हो गया, ये कार यहाँ पे बना देते हैं ऐसे, ये कार हो गया, ठीक है। और इसके बाद इसका फ्री बॉडी डायग्राम मेरा बनाया जाता था ऐसे mg। इससे मुझे ड्रॉ तो नहीं करना चाहिए, स्टिल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो नॉर्मल डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन, ये क्रॉस में दिखा रहा हूँ, इनटू द प्लेन मेरा 3D फिगर है, समझ पा रहे हो। तो इनटू द प्लेन मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगेगा, और नॉर्मल डायरेक्शन कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऐसे लगेगा। तो डॉट क्रॉस और डॉट मैंने इसीलिए यूज़ किया था। फिर इतना बात है, अगर मान लो सर्कुलर फ्रेम से ही बनाते हो, इसी फ्रेम से बनाते हो, यानी नॉन इनिशियल फ्रेम से बनाते हो, सर्कुलर फ्रेम से बनाते हो, नॉन इनिशियल फ्रेम से बनाते हो, तो ड्यू टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्यूडो फोर्स बाहर लगता है ऐसे, ठीक है, स्यूडो फोर्स बाहर लगता है। और अगर इसके वजह से ये टेंडेंसी होगा इसका बाहर स्किड करने का, तो वो फ्रिक्शन हमारा अंदर होना चाहिए ऐसे। और देखो स्यूडो फोर्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सर्कुलर फ्रेम से बना रहे हैं, समझ पा रहे हो। नॉन मतलब इनर्शियल फ्रेम से ही बना सकते हो, मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ सिंपली लिख सकते हैं mv² क्या, अच्छे से लिखते हैं, हालांकि इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके कर सकते हो, स्टिल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो तो जिस बॉडी पे लगाते हैं उसका मास और एक्सेलरेशन लेते हैं फ्रेम का, फिर लिख सकते हैं बताओ क्या mv² क्या, और ऐसे लिखा जा सकता है। और क्लियर सा बात है, बहुत ज़्यादा स्पीड होगा ना, बहुत ज़्यादा स्पीड होगा तो स्यूडो फोर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ऐसे केस में अगर ये इस पर डोमिनेंट हो गया तो बॉडी क्या होगा, स्किड कर जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं फ्रिक्शन के एक लिमिटिंग वैल्यू होता है, उस लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस नहीं करना चाहिए, यानी फ्रिक्शन हमारा ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए, बताओ किससे, फ्रिक्शन ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए किससे, बताओ उस स्यूडो फोर्स के वैल्यू से। अच्छे से लिखा था, तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, म्यू mg मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू व्हाट, क्या लिख सकते हैं mv² क्या r। ये मास कैंसिल हो गया, ना यहाँ से निकल के आ रहा है v इज़ वॉट लेस देन इक्वल टू वॉट, म्यू एस आर जी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन का बात करेंगे। मुझे ये नहीं करना चाहिए था बिकॉज ये तो क्लास में पढ़ाया गया है, मुझे ये करने का नीड नहीं था बिकॉज ये जानते हो कंडीशन, अब ये कंडीशन जानते हो। देखो रोड गीला हो गया तो देखो ये दोनों तो चेंज हुआ नहीं है, जैसे ही घूमना है उसी रास्ते में चलना है, तो ये दोनों तो कांस्टेंट ही है। अब अगर ये हाफ हो जाएगा तो ये कितना कम हो जाएगा, √2 टाइम्स कम हो जाएगा, ऐसे समझ पा रहे हो, है ना। तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ऐसे करके लिख लेते हैं। देखो v डैश अपॉन क्या v, दिस इज इक्वल टू व्हाट, म्यू डैश अपॉन क्या म्यू। नाउ म्यू डैश अपॉन म्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, तो म्यू डैश अपॉन म्यू इज व्हाट 1/2 लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा दिया था 1/2, यानी 1/√2 लिखा जा सकते हैं इसके अंदर आएगा। तो ऐसे कैसा बताओ v डैश कितना आ गया, v डैश आ गया v/√2, v का वैल्यू कितना दिया 10 दिया, तो 10/√2 आंसर कितना आ जाएगा, डिस्लाइज करोगे तो 5√2 मीटर/सेकंड आंसर होना चाहिए। तो हाँ ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। देख लेना 17 18, तो 18 में कुछ दे रखा है कि इनफाइनाइट सीट है हमारा, 4 सीट है, सरफेस चार्ज से सिग्मा दिया था, कट्स टू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर एज ऑन द फिगर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जा रहा है गॉसियन सरफेस से होगा कितना। देखिए जरा है क्या फिगर, ये फिगर है, फेमस ही क्वेश्चन, ये भी जानते ही होंगे। 18 में वही हमारा ये गॉसियन सरफेस है, और ऐसे किसमें ये प्लेट है, पर ये लाइन जैसा दिख रहा बट ये प्लेट है। प्लेट अगर यहाँ से पास कराया जाना है, ऐसे प्लेट पास करा दे, तो अगर मान लो ऐसे प्लेट पास करा देते हैं, ये प्लेट है इमेजिन करना, तो पता है ये अगर काटोगे ना तो इसका एक सर्कुलर रीजन पता है, समझ पा रहे हो, इस स्फीयर के अंदर ट्रैप हो जाएगा, सर्कुलर रीजन एक ट्रैप होगा स्फीयर के अंदर, तो ये समझ लेना इसका एक सर्कुलर रीजन यहाँ पे इसके अंदर ट्रैप होगा। ये प्लेट पास कराएं तो इसका एक सर्कुलर रीजन ऐसे ट्रैप होगा। नाउ नेक्स्ट अच्छे से देखा जाए तो ये डिस्टेंस कितना दिया था, x दिया था, और ये तो हम लोग जानते हैं रेडियस इसका लिख देते हैं ऐसे ही, कहाँ इंडिकेट कर लो ज़्यादा बेटर होगा, यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, इसका रेडियस आ रहा है। वैसे कि इसमें जो रीज़न हमारा प्लेट का ट्रैप हो रहा है, ये 3D फिगर कुछ ऐसा बनेगा, समझ पा रहे हो ना। मैं 3D फिगर थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ ड्रॉ करने का, देखो ऐसा कुछ केस है, तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ इस प्लेट का एक सर्कुलर रीजन यहाँ पे ट्रैप होगा, सर्कुलर रीजन वही चीज़ है। नेक्स्ट पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, फ्लक्स पूछा गया था, है ना, कि फ्लक्स हमारा स्फीयर के थ्रू होगा कितना, तो स्फीयर तो एक क्लोज सरफेस है, नाउ फ्लक्स हो तो क्लोज सरफेस, गॉस ने सिखाया था क्या होता था, Q इनक्लोज्ड बाई क्या एप्सिलॉन नॉट होता है। नाउ देखा जाए तो Q इनक्लोज निकालने से काम हो जाएगा, और Q इनक्लोज कैसे निकलेगा, तो देखो प्लेट का कितना पोर्शन इनक्लोज हो रहा है, ये चार्ज प्लेट है, ध्यान देना ये कैसा प्लेट है, चार्ज प्लेट है। मैं इसको यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूँ, रिलेट करना चीज़ों को, ये स्फेरिकल रीजन जो प्लेट का यहाँ पे स्फीयर के अंदर गया, ठीक है, कैसा प्लेट था बताओ, चार्ज प्लेट था, ये चार्ज प्लेट था, है ना, ये चार्ज प्लेट था। नाउ नेक्स्ट तो सिग्मा दिया था, सिग्मा इज व्हाट Q बाई क्या A। नाउ अगर चाहिए था Q तो Q लिख सकते हैं सिग्मा इंटू A,
और अगर चाहिए क्यू इनक्लोज्ड तो चेक करना पड़ेगा कितना एरिया इनक्लोज हो रहा है, सिग्मा रहने देते हैं और इनक्लोज एरिया निकालने के लिए सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। और ये रेडियस हम लोग समझ पा रहे हैं, रेडियस क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही आर लिख सकते हैं। तो सर्कल का एरिया निकालेंगे, मेरे ख्याल से हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये आर दिया तो नहीं है बट पाइथागोरस थ्योरम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लिख दो ना, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया इनक्लोज चार्ज। अगर ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया जाए, डिवाइड कर लिया एप्सिलॉन नॉट से, तो आंसर आ जाना चाहिए। तो देखो तो ऐसा ऑप्शन है, हाँ एक ऑप्शन मुझे दिख तो रहा है, ऑप्शन डी होगा, है ना, ऑप्शन डी। और कोई ऑप्शन तो नहीं है ऐसा, तो नहीं है, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट होगा, चेक कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 18 था। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। 19 देखा जाए तो दो ब्लॉक है 6 और 3 वाला, आराम से रेस्ट कर रहा था इसके ऊपर 3 वाला, और ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इस पे रखा हुआ था। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी दिया था 0.4। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स नीचे वाले पे कितना लगा सकते हैं टू वॉट रिलेटिव मोशन अगेंस्ट, ये स्पेशल के सबको ध्यान में होना तो चाहिए। डायरेक्ट आंसर कर सकते हो विद इन अ मिनट, स्टिल मैं थोड़ा समझा दूंगा। जैसे देखो ये वाला हमारा मान लो फर्स्ट ब्लॉक है ऐसे ही, ये 6 kg का दिया था, और ये वाला सेकेंड ब्लॉक है, ये कितना दिया था हमारा, 3 kg का दिया था। नेक्स्ट ये जो सरफेस हमारा, इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऐसे ही मान लेते हैं, इसका 0 दिया था, और इसका जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ये कितना हमारा म्यू दिया है, मान लेते हैं ऐसे ही म्यू मान लेते हैं, वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अगर नीचे वाले इस पर फोर्स लगाएंगे तो देखो इसका तो कोई लिमिट है नहीं, इसको छोड़ दिया है, इस पर जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा इसका एक्सेलरेशन होगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट ऊपर वाला ब्लॉक आगे क्यों जा रहा है, बिकॉज यहाँ फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन ही इसको आगे लेके जा रहा है। तो ऊपर वाले ब्लॉक के लिए ही सोचना पड़ेगा, ऊपर वाला ब्लॉक ज़्यादा से ज़्यादा कितने एक्सेलरेशन से जा सकते हैं। तो जो M2 ब्लॉक है इसको आगे कौन लेके जा रहा है, फ्रिक्शन ही लेके जा रहा है, फ्रिक्शन। ठीक है, आगे इसको फ्रिक्शन लेके जा रहा है। और सब लोग जानते हो फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू होता है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या लिख सकते हैं बताना, म्यूएस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम का, तो देखो M2G नीचे काम कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ऊपर काम कर रहा है, क्लियर है। N2 लिख सकते हैं, तो म्यूएस इनटू N2 लिख दो। और ये चलो मैं यहीं पे सॉल्व कर ही लेता हूँ। देखा जाए म्यूएस कितना दिया था क्वेश्चन में, 0.4 दिया था, मैंने देखा तो था 0.4 दिया था। नेक्स्ट देखा था तो N2 इज़ व्हाट, इट विल बी इक्वल टू M2G, एंड M2G का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जाए, मैं डायरेक्ट पुट कर लूँ, M2G का वैल्यू कितना हो जाएगा। पर एक काम करते हैं, मैं तुमको जनरल फॉर्म नहीं लिख देता हूँ, मेरा सब ध्यान रखना। पर रहने दो, दिस इज़ व्हाट, तो उसको रहने देते हैं, बताओ क्या लिखा है, दिस इज़ व्हाट म्यूएस इनटू व्हाट M2G तो लिख सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन लग सकता है, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन तो होगा नहीं। तो इसी फ्रिक्शन की वजह से ज़्यादा इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये फ्रिक्शन ही तो एक्सेलरेट करा रहा है। तो बस मास से डिवाइड कर लेना, तो समझ पा रहे हो, एक्सेलरेशन इज व्हाट, फोर्स बाय मास। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेशन आ गया म्यूएस इनटू जी, इससे ज़्यादा इसका एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है, सबको याद होगा। इस केस में यही होता है, पूरा अपर ब्लॉक का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेशन कितना होगा, म्यूएस जी होगा। और अगर चाहते हैं दोनों सिस्टम एक साथ ही जाए तो मैक्सिमम फोर्सेस के अकॉर्डिंग ही लगाना पड़ेगा, और हमारे सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, म्यूएस जी ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो देखो, अगर ये दोनों एक साथ जा रहा है तो लिखा जा सकता है, इसको सिंगल सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। सिंगल सिस्टम का मास m1 + m2 और सिंगल सिस्टम का एक्सेलरेशन a मान लेते हैं पहले, और अगर ये a मैक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम मिल जाएगा। नेक्स्ट मासेस कितना दिया था, सम हो जाएगा 9 हो जाएगा। a मैक्स कितना निकाला हमने, म्यूएस जी, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाए, ये 0.4 है और g का वैल्यू कितना हमारा 10 है ना। तो ऐसे कैसे वैल्यू कितना आ गया, 9 4 36 न्यूटन का ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो फिर क्या होगा, रिलेटिव मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ऊपर वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन ही ले जा रहा है ना, और फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस करा सकते हैं इसमें। और अगर नीचे को बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो तो इसका एक्सेलरेशन को कोई लिमिट नहीं है, तो बहुत तेज़ी से भी एक्सेलरेट कर सकता है। बट हाँ, चाहते हैं दोनों एक साथ जाए तो इसकी लिमिट के अकॉर्डिंग इसको चलना पड़ेगा। जैसे मान लो हम लोग जा रहे हैं एक छोटे अपने मतलब छोटा सा भाई है हमारा 4-5 साल का, उसके साथ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली साथ में जाना चाहते हो तो तुमको अपने स्पीड से नहीं चलना पड़ेगा, उसके स्पीड से चलना पड़ेगा। यहाँ वही एक्सेलरेशन का बात है, इसके एक्सेलरेशन को कंसिडर करके कैसे करना पड़ेगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, देखते हैं क्या। तो देखो मैं टाइम लेके ही समझाऊंगा, सारे क्वेश्चन को ठीक से समझना है जो भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए तो 20 अगेन मुझे लग रहा है ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में है क्या था हमारा, देख पा रहे हो मेरे ख्याल से मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ है, और इसको कन्वर्ट करना है फोर्स टाइम ग्राफ में, ये सबसे इजीएस्ट काम हो गया। तो देखो ऑब्वियसली रिलेशन तो पता होना चाहिए, सब लोग जानते हो न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मैंने लिख दिया, चलो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और सब लोग जानते हो डिफरेंशिएशन से क्या मिलता है, स्लोप, यानी tan थीटा लिखा जा सकता है। अब देखा जाए मोमेंटम टाइम ग्राफ दिया था, अगर इसका फोर्स टाइम ग्राफ बनाना है ना तो उसके नीचे ऐसे ड्रॉ कर लेना, ये वाला फोर्स हो गया और ये वाला क्या हो गया, टाइम हो गया।
और सिंस देखो ये ग्राफ 3 स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है, तीनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, डिफरेंट होगा, तीनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप डिफरेंट, तो ऑब्वियसली स्लोप डिफरेंट तो वहाँ फोर्स पे डिफरेंट होगा, इसलिए 3 पार्ट में डिवाइड कर ही लो, 0 से 2, फिर क्या करना है बताना, 6 करना है, फिर क्या करना है 8 करना है। चलो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए, पहले पार्ट का स्लोप डिसाइड किया जाए। परपेंडिकुलर बाय बेस 10/2 दैट इज व्हाट 5, तो मेरे ख्याल से पहला वाला ग्राफ ऐसा होना चाहिए, 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगना तो चाहिए। क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं। फिर देखा जाए दूसरे पार्ट का स्लोप क्या होगा, 0 होगा, स्लोप 0 तो फोर्स पे क्या 0, ये फोर्स 0 कर लेते हैं। फिर चलते हैं तीसरे पार्ट का स्लोप देखो नेगेटिव है, ऑब्स्ट्यूज एंगल बन रहा है, मैग्नीट्यूड चाहिए तो परपेंडिकुलर बाय बेस अगेन 5 हो गया, तो देखा जाए तो -5 होना चाहिए, स्लोप इसका -5 होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा -5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। वो तो गया, ये सब तो बड़ा फेमस है ना, सिंपलेस्ट केस है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए राइट होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होना चाहिए। हो गया, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है सबसे होगा। क्वेश्चन नंबर 21 अगर चेक करें तो मेरे ख्याल से एक ट्रक था जिसका मास दिया था, काफ़ी ज़्यादा मास होता भी है, और किसी इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है, स्लोप क्या है 1/100 है और स्पीड भी दिया था, ऐसे कैसे पावर ऑफ द ट्रक पूछा जा रहा है। तो करना क्या है, ऐसा इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ कर लेना, ये एंगल वगैरह ऐसे ही थीटा मान लेते हैं, बने तो एक ट्रक भी ड्रॉ कर लो, तुम्हारा मन है ना, इंटरेस्ट के लिए सब काम करना चाहिए। चलो ट्रक मैंने ड्रॉ कर लिया, ये ट्रक हमारा ऊपर जा रहा है, इसका इंजन इसको खींच के ऊपर ले जा रहा होगा। देखो इतना तो जानते हैं, कोई भी देखो कुछ लिखा है यहाँ पे, पर स्लोप लिखा है 1/100, इसका मतलब जानते हो ना, 1/100 का मतलब क्या हो गया, पता है ये 1 मीटर हाइट पे चला जाएगा, ये 1 मीटर हाइट पे चला जाएगा, जब इसका डिस्टेंस ये कितना होगा 100 मीटर होगा, 100 मीटर होगा, ऐसा कुछ समझ पा रहे हो। 1/100 का मतलब यही हो गया, मतलब जैसे जैसे ये डिस्टेंस इस पे कवर करेगा, अगर ये 100 मीटर तक जाएगा तो कितना एलिवेशन ये गेन करेगा, 1 मीटर गेन करेगा। 1/100 का मतलब ऐसा लिख सकते हैं, या किलोमीटर में भी हो सकता है कुछ भी, लेकिन हाँ ये रेशियो ऐसे ही रखे हुए। आगे देखते हैं, बताओ ट्रक हमारा कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं कांस्टेंट स्पीड से नहीं जाना चाहिए, बिकॉज पता है इस पर डाउन द प्लेन हमारा फोर्स लगता है, वेट का एक कंपोनेंट लगता है mg sin थीटा, जाना तो नहीं चाहिए था इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से, लेकिन इसको डिसलरेट होना चाहिए था, लेकिन अगर जा रहा है तो ट्रक का इंजन इस पर आगे फोर्स लगा रहा होगा, तो ये ट्रक का इंजन इस पर फोर्स लगा रहा होगा, इसको एक्सटर्नल फोर्स मान लेते हैं। और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, अगर इसका वेलोसिटी क्या लिया है कांस्टेंट लिखा है, तो क्लियर सा बात है वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए सब लोग जानते हो बॉडी पे नेट फोर्स क्या लगना चाहिए था, 0, यानी बोल सकते हैं ट्रक का इंजन जो फोर्स लगाएगा ना दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट mg sin थीटा, इन दिस केस mg sin थीटा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया कि इंजन का पावर क्या है, तो पावर सब लोग जानते हो पावर क्या होता है, पावर ऑफ इंजन का बात करें तो लिख सकते हैं इंजन जो फोर्स लगा रहा है और इनटू व्हाट, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए डायरेक्टली लिख सकते हो fv। अब बताना क्या लिखेंगे, mg sin थीटा और इनटू व्हाट v। स्टार्ट किया जाए, क्या कह दिया था, ये 30,000 दिया था, तो चलो मैंने 30,000 लिख लिया, ये 10, ये sin थीटा 1/100, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ही हो गया। और स्पीड कितना दिया था, तो स्पीड हम लोग देख पा रहे हैं, स्पीड इसका दिया 30, अच्छा किलोमीटर पर आवर में दिया है, कन्वर्ट करना ज़रूरी है मीटर पर सेकंड में, तो कन्वर्ट कर लेना ऐसा। देखा था क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ तो कैंसिल मुझे होते दिख रहा है, 0 0 0 0 कैंसिल, 3 6 18 कैंसिल, और ये भी कैंसिल कर ही लो ना, क्या दिक्कत है, 6 5 30, तो 3 0 और देना पड़ेगा, बिला देखो कितना 5 5 25, तो ये निकल के आ रहा है 25 किलोवाट निकल के आ रहा है, ये राइट आंसर होना चाहिए था क्वेश्चन का, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा, होपफुली क्लियर है, देख लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 21 था ये, ठीक है। 22, तो 22 में देख पा रहे हो दो हमारा इनफाइनाइट प्लेन 4 सेट्स है, और सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस, मतलब देख पा रहे हो सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस ऐसा दिखा रखा है, दिख रहा है इसका डेंसिटी ज़्यादा है इससे, इंटरसेक्टेड राइट एंगल्स, ये प्लेन सीट्स है यार, ये गॉस लॉ में पढ़े थे ना इनफाइनाइट सीट्स, वैसे ही कुछ दिया था। और इसके बाद हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पूछा जा रहा है ना, कौन बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, कौन बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा, देखा जाए 1 2 और कैसा है देख लेते हैं पहले, इसके बाद डिसाइड करेंगे, 3 4 कुछ ऐसा है। तो पता है डिसाइड करना इतना भी टफ नहीं है, बहुत इजी टास्क है, अगर तुम लॉजिक ठीक से लगाओगे तो सेकंड्स का काम है डिसाइड करना। देखो कैसे 22, तो 22 में है क्या हमारा, यहाँ पे सिंपली देखना 2 सीट्स है हमारा, ये सीट देखो मैंने लाइन ड्रॉ किया बट ये सीट्स है, ध्यान देना, और ये वाला क्या है सिग्मा प्लस है, और ये वाला क्या है सिग्मा माइनस है, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज सीट है और ये नेगेटिवली चार्ज सीट है, ऐसा समझ लेना, ठीक है। चाहो तो चार्जेस दिखा दो तुम्हारा मर्जी, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज सीट है और ये हमारा नेगेटिवली चार्ज सीट है, और क्वेश्चन में कंडीशन दिया उसको भूलेंगे नहीं, ये कंडीशन जो दिया इसका यूज़ करते हैं। देखो सब लोग जानते हो पॉजिटिवली चार्ज सीट से फील्ड लाइंस बताओ बाहर आएगा, और कैसे आएगा बताओ, आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में, है ना, तो ऐसे फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा इससे, बारी बारी से देखते हैं, पहले प्लस वाला देखते हैं, तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और नेगेटिव में क्या होगा हमारा, टर्मिनेट होगा ना, तो एक तो फील्ड हमारा ऊपर होना चाहिए प्लस वाले के लिए, चलो मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, मान लो कुछ ऐसे ड्रॉ किया जाए जिससे काम हमारा आसानी से हो, तो ये हमारा मान लो प्लस वाले का फील्ड है, मैं आराम से करता हूँ, मतलब नॉर्मली करो, जो जानते हो वही करो, जैसे प्लस से फील्ड लाइंस निकला ऐसे बाहर, तो ये मान लो ई प्लस हो गया, और माइनस से सब लोग जानते हो फील्ड लाइंस टर्मिनेट होगा, तो ये हो गया हमारा क्या ई माइनस हो गया,
और मैं बस समझाना यही चीज़ चाह रहा था, इसलिए मैं रुक रहा था, यहाँ समझाना यही चीज़ चाह रहा था कि बताओ ये ग्रेटर है ना इससे, इसका फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा और इसका फील्ड क्या होगा, कंपेरेटिवली वीकर होगा। तो वेक्टर में बताओ लेंथ क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड को ही ऐसे दिखा सकते हो। अब ऐसे केस में देखो नेट रिजल्टेंट चाहिए ना, नेट रिजल्टेंट चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये हमारा नेट रिजल्टेंट होगा, ये हमारा नेट फील्ड का डायरेक्शन हो गया। वैसे ही और केस में ट्राई कर लो, किसी में इस कोऑर्डिनेट में चले जाते हैं तो प्लस का ये फील्ड होता, ये ई प्लस होता, और अगेन माइनस का फील्ड क्या होता है, थोड़ा सा रिलेटिवली वीकर साइड होता ऐसे। और अगर फिर से देखा जाए दोनों को मिला देते हैं तो ये हमारा नेट फील्ड मिल जाता ना, दिस इज़ द नेट फील्ड। क्लियर है ना? तो इससे ही आइडिया लग गया होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। लग रहा है सही, लेकिन पता है यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत तो है। हम लोग देख पा रहे हैं ये ज़्यादा होना चाहिए, वर्टिकल वाला ज़्यादा, हॉरिजॉन्टल वाला कम होना चाहिए। यहाँ उल्टा ही लग रहा है ना? अगर और ग्राफ को वेरीफाई करें, कहाँ गया ये वाला, हाँ तो ये वाला शायद फिट बैठा है ना, देख लो पूरी। वर्टिकल ज़्यादा होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ कम होना चाहिए। वर्टिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ क्या फील्ड का कम है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ऑप्शन सी राइट होगा। बस इतना ही तो लॉजिक लगाना था, कुछ था थोड़ी क्वेश्चन। फील्ड लाइंस प्लस से निकला माइनस में घुसा, बस इतना ही था, है ना? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 23 में चेक करेंगे। मेरे ख्याल से हमारा पीवी डायग्राम दिखा रखा था, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम दिखा, कोऑर्डिनेट्स पहले दे रखा है। डायटोमिक आइडियल गैस है, कोई साइक्लिक प्रोसेस की तरफ होके जा रहा है। वर्क डन पूछा जा रहा है ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, सीडी, ये सीडी एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो क्या दिक्कत है, एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन सब लोग जानते हो। फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन क्या लिख सकते हैं, P1 V1 प्रेशर वाले टर्म में माइनस P2 V2 अपॉन क्या, गामा माइनस 1। बस हो गया क्वेश्चन। W12 अगर पूछा है तो अगर यहाँ पूछा है W क्या, C से D पूछा है, ये वर्क ऑफ कंप्रेशन है, नेगेटिव ही आना चाहिए। तो लिख सकते हैं, बताओ क्या, इनिशियल क्या लिखना चाहिए मुझे, PCVC ना, तो PCVC माइनस क्या लिखेंगे, PD VD एंड अपॉन क्या, गामा माइनस 1। बस सब्स्टिट्यूट कर लो कोऑर्डिनेट्स, आंसर आ जाएगा। तो सब याद रखना चाहिए, रिजल्ट्स जल्दी काम होता है एग्जाम में, है ना? तो देखा जाए कोऑर्डिनेट सी का कोऑर्डिनेट क्या है, 100 है, प्रेशर 100 है, वॉल्यूम कितना है बताओ, वॉल्यूम 4 दिया था सी का। डी का कोऑर्डिनेट चेक करो, डी का कोऑर्डिनेट देखा था तो 200 प्रेशर है, और बताओ वॉल्यूम क्या दिया था, वॉल्यूम 1 दिया था। नीचे ध्यान दिया था गामा माइनस 1, तो गामा हमारा 0 मतलब माइनस करके 0.4 लिख सकते हैं ऐसे, सिंप्लीफाई किया जाए 400 माइनस 200, है ना? पता ये शायद कोऑर्डिनेट मैंने गलत लिख दिया, मुझे लगा। ये देखो 100 इंटू क्या था, सी का कोऑर्डिनेट क्या था, 100 इंटू 4 था, बट डी का कोऑर्डिनेट क्या है, 200 इंटू 3 है, यहाँ पे 3 होना चाहिए था। ओके, वैसे कैसे 400 माइनस 600 कितना आ जाएगा, माइनस 200 आएगा, और माइनस 200 बाई क्या 0.4 ऐसे लिख सकते हैं। डेसिमल हटेगा तो एक 0 और ऊपर जाएगा, बताओ आंसर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 500 जूल आंसर होना तो चाहिए। हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन ए राइट होता है इसका, तो ऑप्शन ए राइट होगा, चेक कर लेना। तो ये सब ज़्यादा नीट बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब ईजिली होगा, तुमसे ध्यान देना, है ना? 24 एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है थर्मो के, तो 24 एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है थर्मो के, चेक करते हैं। सारा प्रोसेस का नाम लिख रखा है और पूछा जा रहा है कौन किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं लिख देता हूँ जल्दी से, पहला वाला क्या है, तो पहला वाला क्या, एडियाबैटिक है। तो एडियाबैटिक में सब लोग जानते हो हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो हाँ डेल क्यू 0 लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, बताओ इट इम्प्लाइज ये 0 हो गया। सेकंड केस में क्या दिया बताना, कैसा प्रोसेस है बताओ, आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल में सब लोग जानते हो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो चेंज इन टेम्परेचर 0, तो इट इम्प्लाइज बताओ डेल यू भी क्या हो जाएगा 0, बिकॉज NCV डेल टी 0 तो डेल यू 0। नंबर 3 में जाते हैं, नंबर 3 क्या बोलता है, कैसा प्रोसेस है बताओ, आइसोकोरिक है। तो आइसोकोरिक में सब लोग जानते हो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो बताओ डेल V 0, यानी पिस्टन मूव ही नहीं करेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो बताओ यहाँ पे सब लोग को याद होगा कोई वर्क नहीं होता है, वर्क 0 होता है। लास्ट नंबर 4 देखते हैं, नंबर 4 में क्या है, आइसोबारिक। चारों बेसिक प्रोसेस का बात यहाँ पे किया गया है, आइसोबारिक। तो आइसोबारिक में देखा जाए तो प्रेशर कांस्टेंट, हाँ प्रेशर कांस्टेंट होता है, लेकिन याद करो टेम्परेचर तो बदलते हैं ना, तो डेल यू यहाँ पे 0 नहीं होगा, और ऑब्वियसली पिस्टन तो मूव करता ही, तो वर्क डन भी होगा, डेल डब्ल्यू भी 0 नहीं होगा। चलो डेल ही लिख देते हैं। और फर्स्ट लॉ क्या सिखाता है, Q इज इक्वल टू वाट, डेल यू प्लस डब्ल्यू। तो अगर ये दोनों 0 नहीं है तो ये कैसे 0 हो सकते हैं, ये भी 0 नहीं होगा। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से हो गया, फिट बैठ रहा है, देख लो कौन से किस पे फिट बैठ रहा है। ए का मेरे ख्याल से क्या मिला, बी मिला, है ना। 2 का क्या मिला, तो 2 का मिल रहा है, बताओ क्या, डी मिल रहा है। 3 का क्या मिला, आइसोकोरिक का क्या मिला, आइसोकोरिक का मिल रहा है हमारा, वर्क डन नहीं होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ए मिला। और एक लास्ट आइसोबारिक का क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है, तो ये आंसर होना चाहिए था BDAC। BDAC चेक करो, हाँ एक ऑप्शन है, तो मुझे देखा बी, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो नेक्स्ट आते हैं, 25 देखते हैं। 25 में चेक किया जाए ना, मेरे ख्याल से लिख रखा है ट्रांसमिशन पावर, रिफ्लेक्टिव पावर दिया था, तो एब्जॉर्टिव पावर क्या होगा। तो ये तो सिंपल है ना, किसी बॉडी पर रेडिएशन गिरेगा तो 3 ही काम करता है, या तो एब्जॉर्व करेगा, या तो रिफ्लेक्ट करेगा, या तो अगर ट्रांसफर है तो ट्रांसमिट कर देगा। तो तीनों का सम लोग जानते हैं 1 होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का सम क्या होता है, 1 होता है। पुट करो, क्या चाहिए था, अल्फा चाहिए था ना, तो अल्फा इज व्हाट, 1 माइनस बीटा माइनस गामा। अब लिखते हैं 1 माइनस बीटा कितना दिया है,
बीटा 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 मतलब वही हो गया, रिफ्लेक्टिव पावर कितना दिया है, एब्जॉर्प्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव पावर दिया था 1/3 और ट्रांसमिसिविटी या ट्रांसमिटिव पावर कितना दिया था 1/6 दिया था। सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर मिल गया, और क्या चाहिए, इजी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं था। तो बताओ 6 - 2 - 1 कितना आ गया, सही लिखा ना मैंने, ठीक है शायद। तो ये आ गया 3/6 आ गया, एंड 3/6 इंडिकेट कर रहा है 1/2 को, तो 1/2 राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी राइट लग रहा है मुझे, देख लो, ठीक है। तो 26, हाँ ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए, ये जो इक्वेशन लिख रखा है ये हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर फॉर्म में। तो दैट इज़ अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर फॉर्म में, ये पता होना चाहिए सबको। स्टिल मैं एक बार याद दिला देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। मान लो सर्किल मैंने ड्रॉ कर लिया और ऐसे ही चलो ये सब एक्सेस पे ड्रॉ कर लिया जाए। मान लेते हैं जब टाइम 0 था और पार्टिकल यहाँ पे था और कोई पार्टिकल हमारे कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा था, थोड़े टाइम के बाद पार्टिकल हमारे यहाँ चला गया एट t = t, कांस्टेंट स्पीड ओमेगा से घूम रहा था। तो किसी भी टाइम पे पोजीशन वेक्टर कैसे डिसाइड करेंगे पार्टिकल का, पोजीशन वेक्टर, जैसे मान लो पोजीशन वेक्टर को क्या मान लिया जाए, यहाँ पे क्या अज्यूम किया है, आर वेक्टर ही माना है, आर वेक्टर। तो ऑब्वियसली ये थीटा होगा, थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख सकते हैं। अगर ये यूनिफॉर्म है तो ओमेगा कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म है तो ओमेगा कांस्टेंट होगा, वी भी कांस्टेंट होगा, समझ पा रहे हो, ओके। स्पीड भी कांस्टेंट, एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट है। तो वैसे इस पर समझ पा रहे हो, आर को क्या लिख सकते हैं, आर को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं RX + RY, ठीक है। और इसी को ठीक से लिखा रहा है तो क्या लिखना चाहिए मुझे, R sin ओमेगा टी आई कैप प्लस R cos ओमेगा टी जे कैप, ऐसे लिखना तो चाहिए था। और अगर ये मैंने लिख लिया तो देखो अब जाना पहचान तो लगी रहा, मैंने ऐसे ही याद दिला दिया, जरूरत नहीं था बट फिर भी याद दिला। अब चेक करते हैं, पूछा जा रहा है कि ये सब में से कौन सा हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, रॉन्ग ढूंढना है। पार्ट ऑफ द पार्टिकल इज द सर्किल ऑफ रेडियस 4। तो आई थिंक रेडियस कंपेयर कर लो इस इक्वेशन से, कंपेयर करोगे, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, रेडियस इज व्हाट 4, ये तो सही लग रहा है मुझे, रेडियस क्या होगा 4 मीटर होगा, सही है, पहला ऑप्शन सही निकल के आ गया। एक्सेलरेशन क्या होगा, अलॉन्ग -r, ऑब्वियसली दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सब लोग जानते हो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे काम कर रहा होगा, टुवर्ड्स सेंटर ऐसे, है ना, या कहीं भी हो पार्टिकल यहाँ पे तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे काम कर रहा होगा। तो ऑब्वियसली दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो सही है, -r वेक्टर लिख सकते हैं, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट हुआ, ए भी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट आते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, हाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन एक ही होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका वैल्यू क्या होता है, v² r होता है, ये भी सही निकल गया। लास्ट चलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो वेलोसिटी कैसे निकाले, v = ओमेगा r कर लेते हैं। नाउ कंपेयर करके समझ में आ रहा होगा, ओमेगा इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ t, नाउ कोएफिशिएंट ऑफ t हियर इज व्हाट 2π, तो लिख सकते हैं 2π * रेडियस, रेडियस कितना हम लोग जानते हैं ना, रेडियस हमारा कितना बताओ 4 है, तो ये कितना आ गया बताओ 8π आ गया, 8π मीटर/सेकंड होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन है। तो 8 मीटर/सेकंड लिख दिया, थोड़ा सा गलत है, तो हाँ ये रॉन्ग तो हो गया, समझ पा रहे हो, ये रॉन्ग हो गया, ऑप्शन डी इसका राइट होना चाहिए। तो फाइनल आंसर इसका ऑप्शन डी निकल के आ रहा है, ऑप्शन डी, रॉन्ग ढूंढना था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया था। देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ 2 मटेरियल है और देखिए समझ पा रहे हैं, रॉड का सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया, ये सब टेम्परेचर्स वगैरह दे रखा था, इंटरफेस यानी जंक्शन टेम्परेचर पूछा गया। तो 27 देख लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो बता यहाँ पे होगा क्या ना, मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो, एक रजिस्टर यहाँ बना दूँ, एक रजिस्टर यहाँ बना दूँ, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। ये वाला मान लो R1, ये वाला मान लो क्या R2 मान लेना, क्लियर है। और ये सीरीज कनेक्शन है, कंडक्टिविटी वगैरह दे रखा है, मैंने रेजिस्टेंस लिखा है बट मैंने कंडक्टिविटी वहाँ देख पा रहे हो फिगर में, क्या देख लेना वहाँ से। इसका टेम्परेचर दिया है θ2, इसका दिया है θ1, और ये जंक्शन का नहीं पता, इंटरफेस का नहीं पता, ये थीटा मान लिया जाए, ये निकालना टारगेट है। बट सीरीज कनेक्शन में इतना तो जानते हैं, करंट हमारा सेम होना चाहिए। फिलहाल मैं ऐसे ही लिखता हूँ, हीट करंट इसमें जो मिलेगा Q1 डॉट मान लेते हैं, और इसमें जो हीट करंट मिलेगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर Q2 डॉट मान लेते हैं। और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला जैसे ओम्स लॉ का एनालॉगस ही होता है, करंट इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस बाय क्या, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या लिखते थे, हीट करंट दैट इज रेट ऑफ लॉ ऑफ हीट, ये होता है किसके वजह से बताओ, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है इस केस में, θ2 - θ1 बाई क्या लिख सकते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। और इस थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू सबको याद होगा, RTH का वैल्यू क्या होता है, L/K होता है, उसी का जस्ट एनालॉग है सारे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, रो L/A, तो रो का काम कर रहे हैं यहाँ पे कंडक्टिविटी, वहाँ रेसिस्टिविटी, यहाँ पे कंडक्टिविटी। नाउ फॉर सीरीज कनेक्शन, ये सीरीज कनेक्शन में तो हम लोग जानते हैं ये दोनों करंट मैंने अलग ज़रूर माना है, बट ये बोथ करंट्स आर व्हाट सेम। देखो Q लिखा है मैंने, दिस Q1 एंड Q2 आर व्हाट सेम। नाउ अगर हीट करंट का बात करें तो हीट करंट सिंपली क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, जरा लिखवाना तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, ऑब्वियसली ये हायर था, ऐसे जा रहा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस उसके लिए लिख सकते हैं θ2 माइनस क्या, थीटा अपॉन इसका रेजिस्टेंस R1 का वैल्यू पुट कर ही लेते हैं, ये रेजिस्टेंस पुट करना है, ठीक है। तो R1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं बोलना, वो फार्मूला के अकॉर्डिंग L/वेट,
मैं एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। यहाँ पे R1 लिख लो और यहाँ पे देखो दूसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस थीटा माइनस क्या, θ2 रेजिस्टेंस R2 लिख लेना। अब कर लेते हैं अच्छे से। तो θ2 माइनस थीटा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पुट किया जाए, L/K, बताओ L हो गया लेंथ कितना दिया था D, तो D बाई क्या लिख सकते हैं बताओ 3K इंटू वॉट A, दिस इज इक्वल टू थीटा माइनस क्या θ1, इसका बताना। तो लिखा है 3D अपॉन क्या K, A तो सेम ही होगा दोनों का। वैसे कि इसमें देखो क्या कैंसिल हो रहा है, DKA कैंसिल हो गया। अब देखा जाए ना तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, तो लिखा जा सकता है पता है क्या 9θ2 माइनस 9θ, दिस इज इक्वल टू थीटा माइनस θ1। क्या निकालना टारगेट है, थीटा, तो थीटा निकालना था, मेरे ख्याल से मिल गया हमारे यहाँ पे 9θ2 प्लस θ1, दिस इज इक्वल टू 10 थीटा। नाउ ये थीटा निकालना टारगेट है, मिल तो गया ना थीटा, तो θ1/9 हो गया। ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी राइट होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी राइट होगा, देख लेना 27 का ऑप्शन बी राइट होगा। 28, तो 28 हमारा हाँ स्टार्स का कलर, तो कलर हीट की वजह से कलर कौन डिफाइन करता है, विंस लॉ, तो यहाँ विंस लॉ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। विंस लॉ, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ नाम है पूरा। तो उन्होंने ये सिखाया था लैम्डा मैक्स और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कैसे रिलेटेड होता है, इनवर्स रिलेटेड होता है। तो यहाँ शायद क्वेश्चन में दे रखा है, देख पा रहे हो 3 स्टार है ABC, मैं ऐसे लिख देता हूँ A, B और ये C, और कलर क्या क्या शो कर रहा है, स्टार ये हमारा ब्लू है ना, ये वाला कैसा है, B वाला कैसा है रेड है, और C वाला कैसा है, तो C वाला हमारा येलो है, ये येलो है। वैसे कि इसमें करना क्या ना, विवग्योर यहाँ लिख देना, VIBGYOR, ऐसे विवग्योर लिख देना। नीचे से ऊपर जाएंगे ना, बताओ क्या चेंज होगा हमारा, वेवलेंथ इंक्रीज होगा, जानते हैं सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड कलर का होता है, तो नीचे से ऊपर जाने से वेवलेंथ हमारा इंक्रीज तो होगा, तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा, ये इंक्रीमेंट को दिखाया मैंने। ओके, ऐसे कैसा बताओ, वेवलेंथ को कंसिडर किया जाए तो सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका होगा, रेड का होगा, तो स्टार B का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, फिर बताओ येलो का यानी C, और सबसे छोटा वेवलेंथ किसका होता है, ब्लू का होता है यहाँ पे इस प्रेजेंट केस में, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ वेवलेंथ के साथ ये लैम्डा मैक्स जो मैक्सिमम एमिशन करेगा वही कलर दिखाई देगा, तो लैम्डा मैक्स ही ये समझ लेना। टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन है, तो कुछ करना थोड़ी था, यहाँ पे लिख देते हैं बताओ TB लेस होना चाहिए बताओ TC से, लेस होना चाहिए बताओ क्या TA, तो TA सबसे हॉट स्टार होगा, है ना। तो कौन सा राइट ऑप्शन निकल के आ रहा है, TA TC TB, ऑप्शन ए निकल के आ रहा है, ऑप्शन ए राइट होगा, देख लेना इसका, ऑप्शन ए राइट होता। सब देख लो, ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक किया जा रहा है, बाकी क्वेश्चन सारा छोटा छोटा ही है, ठीक से देखा जाए तो। 29 देखते हैं, 29 भी एक फेमस क्वेश्चन ही है, आइडेंटिकल ड्रॉप्स। इतना सारा आइडेंटिकल ड्रॉप्स था, चार्ज करने बताओ पोटेंशियल 2V से 2 वोल्ट से, और बाद में सबको ज्वाइन करके एक बड़ा सा ड्रॉप बना दिया, बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल पूछा गया। तो क्या करना है, जो समझ में आ रहा है कर लो, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप, ऐसे करते करते बताओ 512 ड्रॉप्स मिला के क्या बनेगा, एक बड़ा ड्रॉप बनेगा। बड़े ड्रॉप का रेडियस मान लो कितना R, छोटे छोटे ड्रॉप का रेडियस क्या मान लोगे, छोटे छोटे ड्रॉप का रेडियस क्या मानोगे, तो मान लेना स्मॉल r, क्या मान लिया जाए R R R ऐसे मान लेते हैं। नाउ देखो ये स्फीयर का हमारा पोटेंशियल दे रखा था, तो स्फीयर का पोटेंशियल बताओ, यानी सरफेस पोटेंशियल की बात हो रहा है, सरफेस पोटेंशियल का फार्मूला K³ बाई क्या R लिखा जा सकता है। इस पर चार्ज मान लेना Q था, हर एक ड्रॉप आइडेंटिकल है, चार्ज मान लेना Q था। नाउ क्वेश्चन में इसका वैल्यू भी दिया था, कितना दिया था, 2 वोल्ट्स दे रखा था, चलो मैंने लिख के छोड़ दिया। और चलते हैं बड़े वाले ड्रॉप के पास, तो बड़े वाले ड्रॉप का बताओ पोटेंशियल पूछा जा रहा है, इसका चार्ज मान लो ऐसे ही कैपिटल Q है, तो इसका क्या लिख सकते हो, K³ बाई R लिख सकते हो। नाउ बढ़ते हैं आगे, Q का वैल्यू देखो, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल कितना ड्रॉप्स यहाँ देख पा रहे हो ना, 512 ड्रॉप्स है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, टोटल चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या होगा, 512 Q लिख सकते हैं, क्लियर है। और नीचे बात करेंगे रेडियस, तो बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस क्या होगा, कैसे निकल सकते हैं, वॉल्यूम कंजर्वेशन से निकाल लेना। अगर वॉल्यूम कंजर्वेशन करते हैं तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम। इनिशियल वॉल्यूम छोटे वाले ड्रॉप का 4/3 पाई R³ और बड़े वाले ड्रॉप का क्या 4/3 पाई कैपिटल R³, ये दोनों तो बराबर नहीं होगा, बिकॉज ऐसा 512 ड्रॉप मिलके एक बड़ा ड्रॉप बन रहा है। हाँ, अब बराबर कर सकते हैं, वॉल्यूम कंजर्वेशन हो गया, मास कंजर्वेशन है, वॉल्यूम कंजर्वेशन कर सकते हैं ऐसा। और देखोगे तो 512 को क्या लिखा जा सकता है, जानबूझ के ऐसा वैल्यू दिया, इजीली कैलकुलेट हो, ये आई थिंक 8³ हो जाएगा, नहीं 8 8 64 और फिर 8 4 हाँ ठीक है 8³ होना चाहिए, तो 8³ फिर हमारा क्या R³ और एक है R³। ऐसे किस में देखो हमारा R का वैल्यू कितना आ गया, 8R आ गया, तो अगर ये 8R आ गया सब्स्टिट्यूट बस कर लेना, R का वैल्यू कितना हमारा 8R है, तो ठीक ही है। भले यहाँ पे लिखा जा सकता है, बताओ कितना, ये 6 टाइम्स पे कैंसिल होगा, और कितने टाइम्स पे कैंसिल हो रहा है बताना, कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ कैंसिल हो तो रहा है, 3 2 यानी 4 टाइम्स पे कैंसिल होगा। और बाकी जो है हमारा K³ बाई R ये एज इट इज़ रहने दो। नाउ K³ बाई R का वैल्यू दे रखा था क्वेश्चन में, कितना दिया था, 2 वोल्ट दिया था, तो 64 × 2 राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 128 वोल्ट होना तो चाहिए, ये क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। तो देखो ऐसा ऑप्शन है, हाँ है, तो वोल्ट्स यानी ऑप्शन C राइट होगा। यहाँ वोल्ट्स लिख रखा था इसलिए यहाँ नहीं लिखा है, क्लियर हो गया।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या दिया था, चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली कंस्टिट्यूट कर रहा है। बताओ क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं। और ठीक है, ए बी हमारा 2a है, मतलब वही हो गया डाइपोल हो गया ये सिंपली। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, ये मिड पॉइंट हो गया। ओ पी इज द परपेंडिकुलर ए बी। एक चार्ज क्यू यहाँ पे रख रहे हैं, पी पे यहाँ पे रख रहे हैं, और वाई काफ़ी बड़ा दे रखा है। तो ऐसे किसमें कितना फोर्स लगे, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो चेक किया जाए, समझ में आ रही है, डाइपोल है और ये डाइपोल का कौन सा लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन है। यहाँ पे किसी चार्ज को रखा जा रहा है, तो किसी चार्ज को वहाँ रखा जाएगा तो बताओ फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा क्यू ई। और वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे कम से कम मैग्नीट्यूड बता दो। मैग्नीट्यूड क्या, देखो डायरेक्शन तो जानती हो, डाइपोल ऐसे डायरेक्टेड है तो फील्ड ऐसे डायरेक्टेड होगा। डायरेक्शन पूछ नहीं रहा, बस हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड ही ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले मैग्नीट्यूड ही लिख लेते हैं। बताओ कितना होता है, तो सिंपली लिखा जा सकता है के पी बाई क्या, एक्स क्यूब। तो एक्स का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, सिंस बोल रहे हैं डिस्टेंस बताओ क्या है, वाई है ना, और दे रखा है स्पेशल केस डाइपोल काफ़ी ज़्यादा छोटा है, वाई बहुत ही बड़ा है बताओ 2a से, इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। लिख सकते हैं बताओ के पी बाई क्या, सिंपली वाई क्यूब लिख सकते हैं। वही के पी बाई एक्स क्यूब है, के पी बाई वाई क्यूब हो गया। नेक्स्ट, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर लो, मिल तो ज़्यादा चाहिए। ये फोर्स को एफ मारा गया है। बोल रहा है इफ क्यू इज नाउ मूव्ड अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन टू पॉइंट पी डैश। यहाँ देख पा रहे हो फिगर में, पी डैश कहाँ पे, यहाँ पे है ना, पी डैश पे मूव करेंगे। सच दैट बताओ ओपी का वैल्यू कितना दिया था, y/3 दिया था, y/3। तो अगर ऐसा है तो पूछा जा रहा है अब फोर्स क्या होगा, y/3 भी काफ़ी छोटा होगा ऑब्वियसली, तब फोर्स का क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन सिंपल ही है, देखो चार्ज तो बदला नहीं, यानी फोर्स डिपेंड करेगा बताओ किस पे, फील्ड पे। और ऑब्वियसली ये भी चेंज नहीं हो रहा है, डाइपोल भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये फील्ड डिपेंड कर रहा है बताओ डिस्टेंस पे। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो ये जो हमारा है ना, डिस्टेंस के साथ इसका कैसा रिलेशन है, ऐसा इन्वर्स क्यूबिक रिलेशन है। और अगर डिस्टेंस हम लोग कम करेंगे, 1/3 करेंगे, अगर ये 1/3 करेंगे तो क्लियर सा बात है, ये समझ में आना चाहिए। अगर यहाँ y/3 पुट करें तो हमारा फील्ड कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 27 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। जैसे मान लो इनिशियली फील्ड ई था, बाद में मान लेते हैं ई डैश हो गया, तो एज पर ये गिवन कंडीशंस क्या लिखा जा सकता है, इन्वर्स रिलेशन है। इनिशियली डिस्टेंस y था, बाद में कितना हो गया, y/3 हो गया, इसका क्यूब करना पड़ेगा। ठीक ठाक है ना, इन्वर्स वाला रिलेशन। ठीक है, तो y कैंसिल हो गया और यहाँ से मिल रहा है साफ साफ बताओ ई डैश, ई डैश कितना आ गया हमारा, तो ये आ रहा हमारा 1/27, और ये 1/27 आ रहा है, यानी बताओ ई डैश क्या हो गया, 27 टाइम्स बढ़ जाएगा। पास आएंगे तो फील्ड बढ़ेगा ही, तो ये 27 टाइम्स बढ़ जाएगा पहले से। तो अगर हमारा ये 27 टाइम्स बढ़ गया ना, तो फोर्स भी तो क्या होगा, 27 टाइम्स बढ़ जाएगा। पहले फोर्स एफ दिया था ना, बाद में फोर्स क्या होगा, 27 टाइम्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये राइट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, चेक कर लेना, होपफुली क्लियर हो। बट फॉर्मुला बेस्ट है, बस पास ला रहे हैं तो क्या होगा, फोर्स कैसे चेंज होगा। 31 में चेक किया जाए तो 31 में दिया था 300 केल्विन पे आरएमएस स्पीड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ये है। आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इतना टाइम्स दैट ऑफ व्हाट एवरेज स्पीड ऑफ द गैस। तो वैल्यू ऑफ अल्फा पूछा जा रहा है, तो केटीजी का क्वेश्चन है और सिंपली बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आरएमएस स्पीड बताओ कितना दिया है, √, मैं लिखता हूँ अल्फा प्लस 5/अल्फा टाइम्स एवरेज स्पीड। सही लिखा रहा मैंने, यही बोल रहा था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, देख लो पढ़ के। आरएमएस इज व्हाट इतना दिया है, बाकी अल्फा पूछा गया है तो कोई बात नहीं, फार्मूला जानते हो, फार्मूला लिखो पहले, बाद में सोचेंगे। ये क्या होता है, 3RT/m होता है, और ये तो कॉपी कर लो, अल्फा प्लस 5 क्या अल्फा, इधर चले आते हैं। एवरेज का फार्मूला क्या होता था, 8RT क्या πm होता था। हमारा समझदारी ये बोल रहा है कि पहले कैंसिल कर लिया जो कैंसिल हो रहा है। नेक्स्ट स्क्वायरिंग तो करना ही पड़ेगा, स्क्वायरिंग करेंगे क्या मिलेगा, 3 = अल्फा प्लस 5 क्या अल्फा, और ये वाला पार्ट कितना आ गया 8/π। पाई का वैल्यू बोल रहा है 22/7 पुट करने के लिए, पुट कर ही लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अगर लिखना है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखा जा सकता है शायद, या कुछ कैंसिल तो हो रहा है शायद, मुझे दिख रहा है। ये 4 2 = 8 और ये 11 टाइम्स पे कैंसिल होगा। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 11 अल्फा × 3 दैट इज व्हाट 33 अल्फा, दिस इज इक्वल टू व्हाट 28 अल्फा प्लस 28 × 5 लिख लो, 28 × 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बस मैंने किया था, ये अल्फा छूट गया यहाँ पे, ये देख रहे हो 28 अल्फा था ना, ये अल्फा था ऐसे। हाँ चलो ठीक है, अभी तो सही है मेरे ख्याल से। ऐसा मिल रहा है बताओ क्या, 5 अल्फा सब्सट्रैक्ट करने पे 5 अल्फा दिस इज इक्वल टू व्हाट 28 × 5। अच्छा वो मैंने कैंसिल नहीं किया था, ये कैंसिल अपने आप हो गया 5 तो अल्फा का वैल्यू देखो कितना ईजिली आ गया, 28 आ गया। अल्फा इज व्हाट 28 आ गया, 28 राइट ऑप्शन होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 31 था, देख लेना, होपफुली क्लियर हो। ठीक है, 32 देखते हैं। 32 में पता है एक आदमी ऐसे डायरेक्टली ब्लॉक को खींच रहा है, पुल्ली से पास हो रहा है, और एक ऐसे डबल पुल्ली लगा के खींच रहा है। तो पूछा ये जा रहा है पर्सन वांट टू लिफ्ट द ब्लॉक लाइंग ऑन द ग्राउंड, इन विच केस ही हैज टू एक्सर्ट मोर फोर्स। अगर इसको लिफ्ट करना चाहता है, जस्ट उठाना चाहता है, किस केस में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वही मैकेनिकल एडवांटेज वाला केस है हमारा, ज़्यादा पुल्ली लगाएंगे तो ईजिली हमारा ऊपर आ जाता है बॉडी, सिंपल सा ही केस है। स्टिल मैं बोल देता हूँ अच्छे से। तो मान लेना ये आदमी था और ये क्या करने वाला है, इसको खींच रहा है ना, इसको खींच रहा है। तो यहाँ देखो मान लेते हैं ब्लॉक का मास कितना m था,
तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बताओ ब्लॉक का वेट कहाँ काम करेगा, नीचे mg और ये टेंशन उस पर ऊपर ऐसे लगना चाहिए। अब यहाँ भी देखो वही चीज़ है, टेंशन वगैरह ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, ये टेंशन हो गया और आदमी जितना फोर्स लगाएगा अप्लाइड जितना लगाएगा वही टेंशन के बराबर होगा। यहाँ पे मैं अप्लाइड लिखना चाहता हूँ, जगह नहीं बचा इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं अप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ देखो क्लियर सारी ही एरो अप्लाइड फोर्स को दिखा रहे हैं ये वाला। तो अप्लाइड फोर्स बताओ ऑब्वियसली टेंशन के बराबर होगा। और लिफ्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, लिफ्ट करने के लिए हमारा टेंशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg होना चाहिए। नाउ अप्लाइड फोर्स हमारा टेंशन के बराबर है, तो बताओ एफ अप्लाइड क्या लिख सकते हैं इस केस में, ग्रेटर इक्वल टू mg होना चाहिए। ऑब्वियसली बॉडी को जनरली ऐसे भी उठाते हैं तो यही लगाना चाहिए। ओके, सेकंड केस में अगर देखोगे ना, सेकंड केस में क्या हमारा मेरे ख्याल से कुछ कनेक्शंस बना रखा है, उस कनेक्शंस को अगर ड्रॉ कर लिया जाए ऐसे ही जल्दी से, ये पुल्ली था, एक और यहाँ पुल्ली था, ये ऐसे कनेक्शन था, ये आदमी पकड़ के यहाँ से खींच रहा है इसको, और यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसे लगा हुआ तो है, ऐसे लगा हुआ था, ये आदमी इसको खींचेगा, ठीक है। तो आदमी इसको अगर पकड़ के खींचेगा इस केस में, आई थिंक समझ तो पा रहे हो क्या होने वाला है। अगर मान लो फिर से देखा जाए, ये वाला एफ अप्लाइड हो गया, अप्लाइड हो गया, ये टेंशन हो गया, अगेन बताओ टेंशन यहाँ दिखा सकते हैं टी, अगेन यहाँ पे टेंशन ऐसे टी दिखा सकते हैं। नाउ क्लियर सा बात है, इसको लिफ्ट करने के लिए बताओ इसका वेट नीचे काम कर रहा है mg, और इस बार देखा जाए तो अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, टी और टी 2t लग रहा है, 2t लग रहा है। तो लिफ्ट करने के लिए बताओ क्या होना चाहिए, लिफ्ट करने के लिए यहाँ लिख देता हूँ 2t हमारा ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए क्या mg, क्लियर है। तो t लिख सकते हैं ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए बताओ क्या mg/2, यानी देखा जाए तो आधे में ही काम चल जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट mg लगाना था, यहाँ पे आधे में ही काम चल जाएगा। तो अप्लाइड फोर्स वही हो गया हमारा, अप्लाइड फोर्स हमारा mg/2 से ग्रेटर या बराबर होना चाहिए, ऐसा होना तो चाहिए। तो इससे ये पता चल गया बताओ यहाँ आधे में ही काम चल जाएगा, है ना। तो ये देख लो डबल टी कैसे हेल्प करता है, जब भी कोई हैवी चीज़ ऐसे उठाया जा सकता है। मल्टीपल पुली लगाओगे तो और कम फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको मैकेनिकल एडवांटेज भी बोलते हैं। तो क्लियर सा बात है, यहाँ पे हमारा किसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इन विच केस ही हैज़ टू एक्सर्ट मोर फोर्स। तो केस 1 होगा, केस 1 राइट होगा, केस 1 में ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया था इसका। तो हाँ केस 1 में ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा इसका, ऑप्शन ए राइट होगा। हो गया, मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो 33 में देखोगे ना, 33 में क्या, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल हमारा, और चार्जेस दिया था, मासेस दिया था, केप्ट कर रहे हैं कितने सेपरेशन पे 10, बाद में रिलीज़ कर दिए। तो उसका स्पीड क्या होगा जब सेपरेशन लार्ज हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन दिया वैसा करते हैं। ये 2 पार्टिकल हो गया और ऐसे सेपरेशन इनके बीच का कुछ दिया तो था, शायद 20 दिया ना, नहीं 10 दिया था। नाउ पार्टिकल्स के बारे में बात किया जाए, MQ लिख देते हैं ऐसे ही MQ, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं MQ आइडेंटिकल पार्टिकल्स के लिए, बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे जो पुट करना है। शुरू में यहाँ पे दोनों पार्टिकल कैसे कंडीशन में, रेस्ट में, और ये भी क्या है रेस्ट में। यहाँ पे सेपरेशन, इस सेपरेशन पे रखा गया था। जैसे ही रिलीज करेंगे दे विल रिपेल ईच अदर, एंड जब सेपरेशन इनके बीच का लार्ज हो जाएगा मतलब इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो वैसे कैसे पूछा था इनका स्पीड क्या होगा। तो क्लियर सा बात है, ये बताओ इनके बीच में जो फोर्सेस लगेगा वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स। तो सिस्टम पे अगर कंजर्वेटिव फोर्स बस काम करे तो सीधे दिमाग जाना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे जाना चाहिए। स्टार्ट करें, बताओ सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी KQ स्क्वायर बाई क्या R लिखोगे। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, दोनों रेस्ट में था, 0 + 0 लिख देना, दोनों रेस्ट में था इसलिए लिखा है सब। सिस्टम का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन दे विल मूव टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट सेपरेशन में बताओ R इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा सिस्टम का 0, और काइनेटिक एनर्जी तो होगा ½ mv²। लेकिन समझने वाला बात है, दोनों पार्टिकल मूव कर रहा है ना, तो दोनों पार्टिकल का कुछ ना कुछ आइडेंटिकल काइनेटिक एनर्जी को आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है। लिख सकते हैं फर्दर क्या बताओ, KQ स्क्वायर बाई R दिस इज इक्वल टू व्हाट mv² लिख सकते हैं। और यहाँ से देखा जाए ना तो स्पीड ही तो पूछा गया था, स्पीड बताओ कितना मिल गया, √/, क्या K/mr आ रहा है, और ये हमारा Q बाहर तो आना चाहिए। देखा जाए K, तो K हमारा कितना हो रहा है तो पहले से ही जानते हैं, 9 × 10⁹ और ये mr का वैल्यू सब्स्टिट्यूट तो करना पड़ेगा। mr कितना दिया, 10 ग्राम दिया था, तो 10 × 10⁻³ कर लेता हूँ मैं, और रेडियस कितना दिया था 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 में कर लेता हूँ, और लास्ट में लिख लेते हैं चार्ज कितना है, तो 2 × 10⁻⁴ दिया था। ऐसे किस में देखो क्या कैंसिल हो रहा है, पहले तो ये उड़ा दो, हटा दो, अब ऊपर जाएगा तो 12, इजी कैलकुलेशन है देखो, तो 3 × 10⁶ × 2 × 10⁻⁻², ऐसा आ रहा है कुछ। अब मैं ऊपर लिख देता हूँ जहाँ जगह मिल रहा है। तो पूरे डिस्कशन का समरी ये है कि स्पीड हमारा कितना मिल गया, 3 × 600 मीटर पर सेकेंड राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन कौन सा मैच किया, C, ऑप्शन C सही होगा। तो ये था हमारा 33। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2 बॉल है हमारा, मासेस और चार्जेस दे रखा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखो इनकरेक्ट पूछा है, कौन इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन है। ऐसे तो जानते हो ना, ये एंगल्स मास पे ही डिपेंड करता है। वैसे जल्दी से कर सकते थे आंसर, बट मुझे शायद समझाना ही पड़ेगा, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ही, बट तुम लोग जल्दी से कर सकते थे अगर ये रिलेशन डायरेक्टली आ जाए कि tan थीटा क्या होता है बताओ, कूलम फोर्स बाई
वेट ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम, हम लोग जानते हैं एट इक्विलिब्रियम ये होता है, तो उससे जल्दी से आंसर मिल जाता है। स्टिल मैं एक बार समझा ही देता हूँ, जैसे मान लो अगर आइडेंटिकल बॉडीज़ लेते हैं या नॉन आइडेंटिकल है कोई बात नहीं, मैं आइडेंटिकल लेता हूँ, तो वही मान लेना एम क्यू वाला केस, ये एम क्यू यहाँ पे मान लोगे क्या एम क्यू मान लेना, और देखो ऑब्वियसली रिपल्सिव फोर्स तो लगेगा, और यहाँ बॉडी का रेस्ट में आ गया, थोड़ा रिपल्सन के बाद यहाँ पे रेस्ट में आ गया, तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या लिख सकते हैं वो समझ लेते हैं। अगर ये बॉडी रेस्ट में तो नेट फोर्स क्या लगना चाहिए 0, फ्री बॉडी डायग्राम एम जी, इस रस्सी में क्या होगा टेंशन होगा, और रिपल्सिव फोर्स ऐसे काम करना चाहिए कूलम फोर्स। फिर यहाँ पे सेम काम कर सकते हैं एम जी, इसमें क्या लगेगा टेंशन लगेगा, और ये रिपल्सिव फोर्स ऐसे काम करेगा, क्लियर है। और ये एंगल्स वगैरह देखा जाए तो एंगल बताओ कितना, थीटा, और थीटा को अज्यूम कर लेते हैं इक्विलिब्रियम पे। बाकी मैं ये फोर्सेस प्लेन में लाई कर रहा है, और बॉडी अगर रेस्ट में है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0, तो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा होगा। अब बताओ क्या लिखा जा सकता है, तो अब लिख सकते हैं, देखो 2 केस है, यहाँ चेक करना। पहला केस तो ये समझ में आ रहा है फोर्सेस बैलेंस करना है, नेट फोर्स 0 करना है, तो Fx भी 0 करना पड़ेगा और Fy भी 0 करना पड़ेगा, और ये सारा क्लास में डिस्कस हो गया, मैं स्टिल दोबारा कर रहा हूँ। बताओ क्या लिखेंगे, इसको x मान लेना, इसको y मान लेना। बताओ t sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, t sin थीटा हमारा बैलेंस करेगा कूलम फोर्स को, और बताओ ये जो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट होगा t cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा, और इसी को अगर डिवाइड कर लिया जाए t और t कैंसिल हो जाता है, ये रिलेशन मिल जाता है। एक बार ये रिलेशन मिल गया, आप सोचो, ये मैंने डिस्कस किया आइडेंटिकल बॉडी के लिए, बट यहाँ पे सारा बॉडी कैसा है जनरली देख पा रहे हो, नॉन आइडेंटिकल है, चार्जेस अलग है, मासेस अलग है। तो देखो समझने वाला बात ये है ना कि ये दोनों जो रिपल्सिव फोर्स है ना, ये एक्शन रिएक्शन का पेयर है कि नहीं। बताओ ये वाला मान लेते हैं, एक को एक्शन मान लेते हैं, तो दूसरा क्या होगा रिएक्शन होगा, दूसरा क्या होगा रिएक्शन। तो मैं इस एग्जांपल से ये समझाना चाहता हूँ, अगर मान लो दूसरे बॉडी पे मैं चार्ज बदल भी दूँ, जैसे देखो यहाँ पे चेक करना, अगर मैं चार्ज बदलने जा रहा हूँ, अगर इसका चार्ज मैं बदल के मान लो कर देता हूँ 3Q कर देता हूँ, तब भी बताओ पता है कूलम रिपल्सिव फोर्स आपस में क्या होगा, म्यूचुअल इंटरैक्टिव फोर्स है, ये एक्शन रिएक्शन का पेयर क्या होगा सेम होगा, इनके बीच का तो कूलम फोर्स लगेगा, क्या लगेगा 3kq² बाई क्या सेपरेशन मान लो r, तो r² हो जाएगा, ये सेपरेशन r मान लेते हैं। तो जितना इस पे लगेगा उतना ही इस पे लगेगा, एक्शन रिएक्शन सेम होता है, ये मैंने एक्शन रिएक्शन लिखा था यहाँ पे, ध्यान देना रिएक्शन सेम होता है। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कूलम फोर्स नहीं बदलेगा, ये दोनों पे क्या लगेगा हमेशा ही सेम लगेगा। नाउ जी भी सेम है, तो tan थीटा का बताओ मास के साथ ही रिलेशन आ रहा है, tan थीटा का मास के साथ कैसा रिलेशन आ रहा है, इन्वर्स रिलेशन आ रहा है ना, देखा जाए तो tan थीटा का मास के साथ इन्वर्स रिलेशन आ रहा है, यानी मास ही डिसाइडिंग फैक्टर है कि किस में एंगल ज़्यादा बनेगा, किस में कम बनेगा। देखो अगर मास ज़्यादा होगा तो एंगल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो चेक कर लो, चार्ज से कोई मतलब ही नहीं है, बस एंगल देखोगे डायरेक्टली, सॉरी मास देखोगे डायरेक्टली। बताओ मास ज़्यादा, पहले केस में देखो मास ज़्यादा, तो ये एंगल कम होना चाहिए, ये एंगल कम होना चाहिए, तो पहले केस में होना ये चाहिए था θ1 हमारा क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए था θ2 से। ऐसा है क्या, नहीं, उल्टा लिख दिया, तो ये पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन में जाते हैं, सेकेंड ऑप्शन देखा जाए तो मास से सेम इसलिए एंगल सेम होना चाहिए, तो β1 = β2 होना चाहिए, ऐसा है क्या, नहीं, तो भी गलत हो गया। नंबर 3 में जाते हैं, नंबर 3 में देखा जाए तो बताओ मासेस सेम है तो एंगल सेम होना चाहिए, तो θ1 = θ2 होना चाहिए, ऐसा है क्या, तो इस पर है, ये सही ऑप्शन है। और एक नंबर 4 भी ऑप्शन ज़रूर होगा, 4 भी होगा, देखते हैं 4 वाला क्या दिया था। तो 4 में चेक करोगे, हाँ ये मेरे ख्याल से हैवियर मास की तरफ एंगल कम होना चाहिए, तो अल्फ़ा दिया ना, α1 α2 दिया है, तो α1 हमारा छोटा होना चाहिए और α2 बड़ा होना चाहिए, ऐसा है, हाँ सही है, ये भी करेक्ट है। तो ये सब करेक्ट निकला, बट पता है एग्जाम भूलना नहीं, क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा था, विच आर इनकरेक्ट, दीज आर इनकरेक्ट, तो दीज आर इनकरेक्ट, तो इसलिए कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 ऑप्शन ए राइट होगा इसका, समझ में आ गया। तो एज पर दिस डिस्कशन ऑप्शन ए राइट होना चाहिए क्वेश्चन का, बिकॉज इनकरेक्ट पूछा था, 1 और 2 आर व्हाट, इनकरेक्ट। मैंने इतना समझाया बट क्लास में सब डिस्कस कर चुके हैं, इतना लिखने का नीड तो नहीं था। आगे देखा था नेक्स्ट 35 चेक करेंगे, तो 35 पे हमारा क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दे रखा था, चेक करना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया था और ए बी का वैल्यू भी दे दिया है। फिर हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, तो कोई बात नहीं, ये तो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं, E.dr लिख सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, R1 से लेकर R2 तक, ये रिलेशन जानती हैं। और यहाँ फील्ड कितना दिया था, ए बी का वैल्यू पुट किया जाए तो 20x प्लस बी नहीं लिखना था, 20x प्लस कितना 10 लिख सकते हैं, आई कैप है ना। तो ये फील्ड का वैल्यू दिया था, देख लेना। वैसे इसमें देखो हमसे पूछा जा रहा है कि जैसे ही हम लोग इस वाले पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे x = 1 से x = -5 पे, तो कैसे पोटेंशियल चेंज होगा। चलो यूज़ कर लेते हैं फार्मूला, 1 डायमेंशनल फील्ड है तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया इसलिए। और तो सिंपली लिख सकते हैं, बताओ फील्ड कितना है, 20x प्लस क्या 10 और इंटू क्या लिख सकते हैं, dx, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इनिशियली कहाँ था, v1 माना गया x = -5 पे, तो v1 r1 यानी -5, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, v2 माना गया
सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, पोटेंशियल हमारा V1 माना गया x इक्वल टू 1 पे लिखा गया, यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। तो ये 1 है शायद, देख पा रहे हो, और जहाँ V2 है वहाँ -5 है ना, -5 पे क्या मान रहे हैं, V2 मान रहे हैं, हो गया, चेक किया जाए। तो सर से देखा जाए V1 माइनस V2 कितना आ जाएगा, V1 माइनस V2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 20x² 2 यानी 10x² प्लस 10x, लिमिट्स क्या हमारा 1 से लेकर -5 था, अच्छे से पुट किया जाए। तो चलो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो 10 × 5 का स्क्वायर दैट इज़ 25 प्लस 10 × -5 लिख सकते हैं ऐसा, फिर माइनस का साइन देंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो 10 प्लस क्या 10, सही लिखा है मैंने, सिंप्लीफाई करो, यार 250 माइनस 50 दैट इज़ 200 माइनस 20, तो आंसर कितना आ गया 180 वोल्ट्स आ गया, 180 वोल्ट्स राइट आंसर होगा। तो ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन सी राइट होगा, देख लेना ऑप्शन सी इसका राइट होता है। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन देखो, मेरे ख्याल से ग्राफ दिया है, बड़ा फेमस ग्राफ है, और ऐसे इसमें सॉलिड स्फीयर का रेडियस दे रखा था, तो सॉलिड स्फीयर में फील्ड का वेरिएशन ऐसे ही होता है, सबको याद होगा, सॉलिड ये दे रखा था, और पूछा जा रहा है मासेस का रेशियो होगा क्या, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 36 है। तो 36 में देखा जाए हम लोग जानते हैं, बताओ, जैसे पीक वैल्यूज देख लो, पीक वैल्यू सरफेस पे है ना, हम लोग ये जानते हैं R इक्वल टू R पे, R इक्वल टू R मतलब एट सरफेस बात कर रहे हैं, एट सरफेस। मैं थोड़ा ड्रॉ कर ही देता हूँ अगर कन्वीनियंस के लिए, थोड़ा सा जो फील्ड का वेरिएशन होता है R के साथ, यहाँ पे लिखा जाता था, याद है ना, R इक्वल टू 0 लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखते थे R इक्वल टू R, ये इंडिकेट कर रहा है सरफेस को इंडिकेट कर रहा है एट सरफेस, और ये तो सेंटर को इंडिकेट कर रहा है। तो फील्ड का वेरिएशन पहले लीनियरली होता है, फिर बाद में ऐसे होता है, और यहाँ जो फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है याद तो होगा कितना होता था, GM बाई क्या R², बस मैग्नीट्यूड लिखा है। तो यही लॉजिक हमारा काम आने वाला है, और चेक किया रहा है मासेस का रेशियो पूछा है, देखो जब 1 था तो फील्ड 2 था, जब 2 था तो फील्ड कितना था 3 था, बस काम हो गया। तो लिख लिया जाए, ये फार्मूला मैं लिखता हूँ पीक वैल्यू वाला, GM बाई R², केस 1 लिखेंगे E1 दिस इज इक्वल टू GM1 बाई के R1², ठीक है, मर्जी हो तो वैल्यू पुट कर लेना। और फिर से देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पे क्या E2 दिस इज इक्वल टू व्हाट GM2 बाई क्या R2², और इससे ही समझ में आ गया कि करना क्या है, मेरे ख्याल से डिवाइड अगर करते हैं या फिर वैल्यू यहीं पुट कर लेते हैं। बताओ E1, जहाँ E1 था पहले फील्ड का वैल्यू कितना दिया था 2, और रेडियस कितना 1 दिया था, तो 2 इज इक्वल टू GM1 बाई क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। और सेकेंड केस में देखते हैं, सेकेंड केस में बताओ फील्ड कितना दिया 3 दिया है, फील्ड हमारा 3 दिया था, और लिख सकते हैं GM2, और बताओ रेडियस कितना दिया है, तो रेडियस यहाँ पे बताओ 2 दिया था, 2 पे 3 था, तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज़ क्या लिख सकते हैं 4। और अगर डिवाइड कर लिया जाए तो डिवाइड करने से बताओ G और G कैंसिल हो गया, मासेस का रेशियो मल्ट हो गया, नहीं, तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या 4 टाइम्स M1 अपॉन क्या M2, दिस इज इक्वल टू व्हाट 2/3। तो यहाँ से देखो ये 2 जा 4 चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, 2 नीचे आएगा तो 1/6 आना चाहिए, 1/6 ऑप्शन होना चाहिए, देख लेना ऑप्शन 6 1/6 है या नहीं। तो हाँ एक ऑप्शन 1/6 है, ऑप्शन डी राइट होगा इसका, ऑप्शन डी राइट होना चाहिए। क्लियर है, देख लेना। 37 मान लो कोई प्लैनेट है जिसका मास और रेडियस दे रखा था, और अगर ये ब्लैक होल बन जाएगा तो इसके लिए क्या कंडीशन फुलफिल होगा, तो इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं था, सब लोग जानते हो ब्लैक होल बनने के लिए लाइट एस्केप नहीं करना चाहिए, यानी एस्केप वेलोसिटी लाइट के स्पीड से ज़्यादा है उसके बराबर होना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है √2 GM बाई क्या होता है R होता है, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू व्हाट C, हो गया क्वेश्चन खत्म हो गया। तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ग्रेटर देन C, ऑप्शन C राइट होता है इसका, ऑप्शन C। तो 37 का ऑप्शन C होगा, है ना, देख लेना। 38, तो 38 चेक किया जाए, मेरे ख्याल से हमारा देख पा रहे हो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, और ये ब्लॉक जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी, ये कर्व सरफेस कैसा हमारा स्मूथ है, तो जैसे ही वहाँ पहुँचेगा देखो होगा क्या, सिंपल सा ही बात है, फिगर एक ड्रॉ कर ही लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। फिगर ऐसा दिया ना, ऐसा दिया था, चलो। तो ये ब्लॉक हमारा इनिशियली यहाँ पे था, कितने हाइट पे था देख पा रहे हो, इनिशियल हाइट कितना दिया था 5 मीटर दिया था, तो ये हाइट दिया था हमारा 5 मीटर दिया था, और बाद में ब्लॉक हमारा जब यहाँ चला गया तो हाइट हमारा डिक्रीज़ होकर कितना हो गया 1 मीटर हो गया, समझ लेना बस, ये 1 मीटर हाइट है। तो ऐसे कि इसमें चेंज इन हाइट समझ पा रहे हो कितना हुआ, जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा सारा काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, और यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो इसका वेलोसिटी होना कितना चाहिए, इसका वेलोसिटी इस पॉइंट पे होता है √2 G, और हाइट में जो भी डिफरेंस होगा H-H लिखा तो जा सकता है एनर्जी कंजर्वेशन से, समझ पा रहे हो ना, ये वही लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर मैं क्या कर रहा हूँ मैं लिख देता हूँ, पहले 38 में कर रहा था, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू व्हाट गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बताना यहाँ से यहाँ जाने के बाद लॉस कितना हुआ, हाइट में चेंज कितना हो रहा है mg H-H, दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट हाफ mv², बिकॉज यहाँ बॉडी रेस्ट में था। ऐसे कैसे मास कैंसिल हो गया, तो स्पीड कितना निकल के आ रहा है √2 क्या 2g H-H ऐसा निकल के आ रहा है। सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये निकल के आ रहा है 2, जी का वैल्यू कुछ बोला है लेने के लिए, हाँ 10 बोल्ट हो रहा है, 10 लिख लो। और ये h माइनस एच का वैल्यू मेरे ख्याल से 4 हो जाएगा, तो ये आ गया √80 आ गया, √80 मीटर पर सेकेंड आ गया। नेक्स्ट इसका होगा क्या, यहाँ से मान लो ऐसे ये इस स्पीड से गया तो इसका पैराबोलिक मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। और ये जो रेंज है, ये रेंज हमसे शायद पूछा गया क्वेश्चन में, देख पा रहे हो रेंज रिक्वायरमेंट है ना, ब्रेकिंग ऑफ कितने डिस्टेंस पे जाके गिरे ऑरिजिनल डिस्टेंस पे, तो रेंज रिक्वायरमेंट है, ये रेंज चाहिए। तो रेंज कैसे मिलेगा, सब लोग जानते हो रेंज का फॉर्मूला इस केस में u बाई क्या होता था, √2h/g। तो हाइट का काम कौन कर रहा है, स्मॉल h बाई क्या g लिख सकते हैं, u का वैल्यू यही u का काम करेगा, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो कितना हो गया, √80 हो गया, ये √80 था और ये कितना लिख सकते हैं बताना, 2, हाइट ये 1 दिया था और नीचे 10 लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से 5 आ गया। तो √80/5 लिख देते हैं, कितना आ जाएगा √16 और ये 4 आ जाएगा, 4 मीटर राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन डी राइट होगा इसका, देख लेना ऑप्शन डी राइट होगा। होपफुली क्लियर है, ऑप्शन डी राइट होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। तो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, तो 39 में चेक किया जाए, मेरे ख्याल से गैल्वेनोमीटर है, मैक्सिमम करंट विच कैन बी पास थ्रू, इतना पास कर सकते हैं, मतलब इतने फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका, ऐसा मान लेना। और रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करेंगे, इसको हम लोग का मीटर बनाना चाहते हैं इस गिवन रेंज का। तो इतना तो क्लियर है कि अगर मान लीजिए मीटर बनाना है तो कैसे करना होता है कि जो गैल्वेनोमीटर है हमारा, गैल्वेनोमीटर है, इसको सर्किट में सीरीज़ में लगाना पड़ता है, ऐसे मतलब ऐसे ही बना लेते हैं। ये देखो जैसे ही ये गैल्वेनोमीटर हो गया, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी मान लेते हैं और यहाँ पे अमीटर बनाने के लिए छोटा सा एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, सेंटर रेजिस्टेंस लगाते हैं। और हमारा मेन सर्किट से कुछ करंट आ रहा होगा, तो मान लेते हैं मेन सर्किट से कितना करंट आ रहा था, आई करंट आ रहा था, इसी का रीडिंग ये लेगा मेन करंट का। और इसमें कुछ करंट जाएगा, मान लेते हैं आई जी गया, बाकी बचा कितना करंट, आई माइनस आई जी इसमें जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसा होगा। और अगर ऐसा है तो मुझे ये बताना, यहाँ पे रिलेशन तो याद ही होगा, कैसे लिखते थे, आई जी, इन दोनों का पैरेलल कनेक्शन, तो आई जी जी दिस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस लिख सकते हैं, छोटा सा सेंटर रेजिस्टेंस। ऐसे ही अमीटर बनाते थे, सबको याद होगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ा जाए तो हम लोग चाहते हैं कितनी रेंज का बनाना है, 0.5। ये इसी मेन करंट का रीडिंग लेता है, तो मेन करंट का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितना रीडिंग लेगा, 0.5। इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होना चाहिए, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए करंट कितना पास करना चाहिए, 0.002 सेंट ही तो निकालना था शायद, है ना। क्लियर है, कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। और वैसे कि इसमें साइड में चले आएंगे तो आई जी हमारा वही 0.002 लिख सकते हैं। और जी देख लो, जी कितना दिया है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया था, ये 50 दिया था। या 50 अगर सब्सटीट्यूट किया जाए, मल्टीप्लाई करते हैं, 50 टू 100, तो ये आएगा शायद 0.1 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और ये काफ़ी लेस इग्नोर कर लूँ तो ये आ गया 0.5 एस आ गया। तो वैसे कि इसमें देखा जाए हमारा एस कितना निकलेगा, 1/5 निकलेगा। तो 1/5 का मतलब कितना हो गया, 0.2 ओम। ये हमारा सेंटर रेजिस्टेंस का वैल्यू होना तो चाहिए। देख लेना, ये मैंने एस लिखा है, सेंटर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया, 1/5। थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए समझना अच्छे से, थोड़ा यस है, एंड नाउ दिस इज 5। क्लियर है, तो ऐसा ऑप्शन है, हाँ एक ऑप्शन तो है, ऑप्शन ही राइट होना चाहिए इस क्वेश्चन का। देख लेना, मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। 40 देखो, 40 कुछ देख के लग रहा होगा मीटर वायर ब्रिज जैसा, तो 40 वही हमारा, ये 12/6 है। और टोटल इस वायर का लेंथ कितना दिया था, 72 दिया था। वैसे कैसे डिस्टेंस 6 है, बताओ ये गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है ना, जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो सेम होगा। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, बताओ क्या लिख सकते हैं, 12 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन व्हाट, ऐसे लिख दें AP एंड दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन व्हाट, क्या लिख सकते हैं, PV लिख सकते हैं, PV। नाउ डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेंथ के रेसिप्रोकल, तो और जल्दी हो जाता है। स्टिल मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L/A, तो उसका लेंथ x था। दूसरे वाले का क्या लिख सकते हैं, रो, दूसरा लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ 72 दिया था, तो 72 माइनस x बाई क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, रो वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, सेम वायर है, और ये भी कैंसिल हो रहा है, 6 2 12 कैंसिल हो रहा है। कितना इजी कैलकुलेशन आ गया, बताओ कितना लिख सकते हैं। इट एम्प्लाइज 144 प्लस नहीं माइनस होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर रहा हूँ, 144 माइनस 2x दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, कितना आना चाहिए, x। तो इसका मतलब बताओ कितना मिल गया, 3x इज इक्वल टू 144, तो x हमारा आ जाएगा कितना बताना, 3 5 24 आ जाएगा और 8 टाइम्स में जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए x का वैल्यू का। ये सब डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना कुछ है नहीं इसमें, तो डायरेक्ट लेंथ का रेसिप्रोकल लेके भी कर सकते थे, 12/x और 6/72 माइनस x, तो ये हो जाता है। मेरे ख्याल से ऑप्शन बी इसका राइट हो गया, तो सबने किया होगा, किसी ने छोड़ा नहीं होगा। क्लियर, मूव कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 था ये, 40 के बाद चेक किया जाए 41 में गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मेरे ख्याल से एक देख पा रहे हो स्पेयर जैसा है, स्पेयर है, और डिस्टेंस r के साथ कैसे हमारा वेरी करेगा। तो ये ग्राफ कुछ जाना पहचान तो लग ही रहा है, सब लोग समझ पा रहे हो। देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिखा रहा है, पोटेंशियल का दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिखा रहा है, या पोटेंशियल का। देखो
इलेक्ट्रिक फील्ड का तो होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो होता है या फिर हमारा लीनियर वेरिएशन होता था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ है, सब लोग समझ पा रहे हो सेल का। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा 41 था, चेक किया जाए। सब लोग जानते हो सेल के अंदर में पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R होता है, और ये सरफेस पोटेंशियल के बराबर होता है कि नहीं, KQ/R ये कांस्टेंट ही रहता है अंदर में। और बाहर निकलोगे आउटसाइड में, तो आउटसाइड में क्या होता है हमारा, ये KQ/R वाले फार्मूला के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो बस हो गया, ये ग्राफ हमारा बिल्कुल सही है। हम लोग समझ पा रहे हैं सेल का ही ग्राफ है, मतलब स्फेरिकल सेल का ग्राफ है ये। तो ये R लिख सकते हैं, बताओ ये R = R0 मतलब सरफेस हो गया। अंदर में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जैसे जैसे बाहर निकलेंगे तो इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन या हाइपरबोला वाले रिलेशन से डिक्रीज होता था। तो ये तो डायरेक्ट याद होगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट लगा था मुझे, सेल का लिखा था ना। तो पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज सेल, स्फेरिकल सेल, ऑप्शन बी राइट होना चाहिए इसका, ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। फुली क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 था, क्या देखते हैं 42 अगर चेक किया जाए तो 42 में क्या दिया था, मेरे ख्याल से देख पा रहे हो कैसा हमारा एक सर्किट बना रखा है, और सर्किट पर अगर काम किया जाए थोड़ा सा, तो इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं स्टिल थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, देख लेना। इस सर्किट को अगर हम लोग रीड्रॉ करेंगे, फिर से अगर ड्रॉ करते हैं तो सर्किट हमारा कैसा बनेगा वो देख लिया जाए थोड़ा सा। पता है पहले ऊपर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या हो गया, सीरीज़ में 2 और 2 और 12 पैरेलल में, तो पैरेलल में बार बार ये लॉजिक यूज़ करूँगा, R इक्विवेलेंट क्या R1 R2 अपॉन क्या R1 + R2, ये लॉजिक यूज़ करके लिखा जाए ज़्यादा अच्छा होगा। ट्राई करें, देखो ये 2 और 12, तो 2 और 12 बताओ क्या है पैरेलल में, तो क्या लिखेंगे 2 × 12 2 + 12 दैट इज़ व्हाट 14, कितना हो जाएगा, ये 7 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ऊपर वाले पूरे पार्ट का कितना आ गया 12/7 आ गया, ये 12/7 आ गया। नीचे वाले पार्ट का लिख लेते हैं पहले। नीचे वाले पार्ट का देखो, ये 2 हो गया और 2 और 6 पैरेलल में, तो क्या लिखेंगे 2 × 6 2 + 6 दैट इज़ व्हाट 8, तो ये कैंसिल होगा। बताओ 4 टाइम्स में कितना आएगा, ये 3/2 आएगा। तो ये वाला आ गया पार्ट का 3/2 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये दोनों भी बताओ पैरेलल में, तो फिर से देखा था कि 8 और 2 है, 8 और 2 पैरेलल में होगा, तो क्या लिखोगे 8 × 2 और 8 + 2 दैट इज़ व्हाट 10, यही फार्मूला बार बार यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो क्या लिख सकते हैं 2 × 5 = 10, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया हमारा 8/5 आ गया, तो यहाँ लिख लिया जाए, ये हमारा आ गया 8/5 आ गया ये वाला पार्ट, बिकॉज ये दोनों पैरेलल में, समझ पा रहे हो। तो ये आ गया हमारा 8/5 आ गया। और एक बार और ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट देखा जाए 4 और 6 है, तो कितना लिखेंगे पैरेलल में अगेन है, तो 6 × 4 = 24 और 6 और 4 10, कितना लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 12/5 लिख सकते हैं, तो ये लिख लेना। तो अगर ये वाला 12/5 हो गया, अब देखते हैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। ये वाले पार्ट का रेजिस्टेंस लिखा जा सकता है ईजिली, नहीं सीरीज़ कनेक्शन है, तो ये वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आ गया बताओ, इस पूरा 20/5 यानी कितना 4 आ गया 4। अब बताओ ये तीनों का कैसा कनेक्शन है, पैरेलल है, तो पैरेलल फार्मूला एक बार अच्छे से लगा लो, 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1, तो 1/R1 मतलब कितना लिखेंगे 12/7 + 1/R2 कितना लिखोगे, तो 4 और 1/R3, R3 कितना है बताओ 3/2। यहाँ से देखा जाए सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो 12 अगर LCM लेते हैं कितना रहेगा 7 + 3 + 4 = 8, ये 1/R इक्विवेलेंट निकल के तो आ रहा है। तो यहाँ से देखो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ रहा है, दिस इज़ 12 उल्टा कर लेना /18, और 12/18 का मतलब कितना हो गया 2/3। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर 2/3 होना चाहिए, देख लेना अच्छे से, ये देख लो इस वाले पार्ट का। तो मैंने कैलकुलेशन किया 2/3 आ रहा है, तो 2/3 ओम राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन है ऐसा, हाँ ऑप्शन ही राइट होगा, देख लेना ऑप्शन ही राइट होगा। तो फुली क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे देखा था 43 में क्या दिया था, तो 43 में देख पा रहे हो ये हमारा ऐसा एक सर्किट बन रखा था, क्लियर है, ये ऐसा एक सर्किट बन रखा था, और इसमें देख पा रहे हो सारा सेल्स कैसे कनेक्टेड है, और ये आइडियल वोल्टमीटर है। अच्छा ये बताओ आइडियल वोल्टमीटर के बारे में क्या जानते हो, बताओ अगर वोल्टमीटर आइडियल है तो उसका रेजिस्टेंस क्या जानते हैं, इन्फिनिटी होता है, बहुत ज़्यादा हाई एंड इन्फिनिटी होता है, यानी ऑब्वियसली इस वाले पार्ट में कोई करंट तो जाने से रहा, तो सारा करंट बस इसी पार्ट में फ्लो करेगा, और ऐसे केस में इसका रीडिंग पूछा गया है, तो रीडिंग बड़ा आसानी से निकल जाएगा, इसकी क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। बताओ ट्राई करते हैं। ये सारा मैं देख पा रहा हूँ सेम डायरेक्शन में कनेक्टेड है और सबका सीरीज कनेक्शन है। तो अगर मान लो करंट हम लोग को निकालना है, सर्किट में फ्लो कितना हो रहा है, तो क्या लिखेंगे सिंपली नेट EMF बाय क्या R इक्विवेलेंट। नेट EMF कितना बताना, तो टोटल कितना सेल्स है पता है, डायरेक्ट ही आ जाएगा, 3 3 6 7 8 है ना, तो 8 × 5 नेट EMF हो गया, और नेट रेजिस्टेंस भी क्या होगा 8 × 0.2 होगा, तो 8 और 8 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। बताओ करंट कितना आ गया, तो करंट आ रहा है 50/2 दैट इज़ व्हाट 25 एम्पेयर, तो इतना करंट हमारा फ्लो होगा। अब वोल्टमीटर वाले पार्ट में चले जाते हैं, डायरेक्टली मैं यही फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, बस इतना ही। इस वाले पार्ट को देखा जाए इतना ही सा ड्रॉ करते हैं, ठीक है, समझ लेना थोड़ा। तो यहाँ वोल्टमीटर कनेक्टेड था, ये वाला हमारा वोल्टमीटर कनेक्टेड है ऐसे। अब देखो वोल्टमीटर का काम क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, और अगर ये निकालना है तो यहाँ पे एक सेल लगा हुआ था ऐसे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया 0.2 दिया था R, और इसका EMF कितना दिया है 5 वोल्ट दिया है। तो सब लोग जानते हो करंट हमारा कैसे फ्लो हो रहा है सर्किट में, ऐसे ही फ्लो हो रहा है, तो ऐसे करंट हमारा जा रहा है,
तो अगर ऐसे करंट जा रहा है तो मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी क्या लिखा जा सकता है। दिस इज सिंपली व्हाट ई माइनस क्या आई आर। तो ई हमारा 5 दिया था, आई हमने निकाला था 25 और स्मॉल आर कितना हमारा 0.2 दिया था। मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ मल्टीप्लाई करेंगे समझ पा रहे हैं कितना आएगा। 25 का मतलब 1/5, तो मेरे ख्याल से 5 ही आ जाएगा। 5 - 5 कितना आ गया 0, तो 0 वोल्ट राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। देख लेना 43 का ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, होपफुली क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। तो 44 अगर चेक किया जाए, 44 में देखो यहाँ पे कुछ ग्राफ दे रखा है, एक फोर्स का इक्वेशन दिया था और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात हो रहा है कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखो फोर्स क्या दिया है, -x दिया था, फोर्स हमारा था -x। और सिंस कॉन्जर्वेटिव फोर्स का ही डिस्कशन हो रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी का बात हो रहा है, लिख सकते हैं -du/dx इज इक्वल टू व्हाट -x। माइनस माइनस कैंसिल हुआ, d इक्वल टू क्या आ गया बताओ, ax dx ऐसे लिख सकते हैं। और ये मिल रहा है एलिमेंटल चेंज का रिलेशन, टोटल के लिए बताओ इंटीग्रेट करना पड़ेगा और लिमिट्स देख लेते हैं। बाउंड्री कंडीशन कुछ दिया तो था, जब x 0 तो u भी 0, x 0 तो u भी क्या 0, और ऐसे केस में x जब x होगा जनरल रिलेशन निकाल लेते हैं, u होगा, u कितना आ गया हमारा, तो x²/2, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हाफ a x² लिख सकते हैं। नाउ देखा जाए तो एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ ही बनाना था। ये बताओ काम कर रहा है y एक्सिस का, ये काम कर रहा है बताओ किसका, x एक्सिस का, और ये पूरा क्वांटिटी क्या है बताओ, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ k लिख लेते हैं। y = kx², दिस इज इक्वेशन ऑफ व्हाट, अपवर्ड पैराबोला। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, अपवर्ड पैराबोला होना चाहिए इसका ग्राफ, है ना। देख लेना ये अपवर्ड पैराबोला वाला ग्राफ करेक्ट होना चाहिए। क्लियर हो गया, ऑप्शन बी राइट होगा इसका, ऑप्शन बी राइट होगा 44 का। और देखते हैं और क्वेश्चन क्या दिया था, एक 45। तो 45 छोटा सा ही क्वेश्चन लग रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो जब भी मार्केट में बल्ब खरीदने जानते हो तो उसका रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज दिया रहता है। देखो चाहिए था इसको 200, लेकिन करें कितना कर रहे हैं, बस 100 ही दे रहे हैं। तो ऐसे कि इसमें पावर डिसिपेशन फुल फ्लो से तो काम करेगा नहीं, तो क्लियर सा बात है, कंज्यूम पावर क्या लिखेंगे, कंज्यूम पावर। तो हमने सप्लाई कितना किया, सप्लाई वोल्टेज इसका स्क्वायर बाई क्या रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे तो डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है, लेकिन चलो ऐसे ही निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या लिखेंगे, बल्ब का रेजिस्टेंस। पता है तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, मतलब लिख देना क्या, बल्ब का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेटेड पावर बाई क्या रेटेड वोल्टेज बाई क्या रेटेड पावर। और रेटेड पावर कितना दिया है इस पर, रेटेड पावर कितना दिया था, तो ये दिया था 50 दिया था, और रेटेड वोल्टेज कितना दिया था 200 दिया था, तो 200 दो बार ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ से देखो 1 0 तो चला जाएगा, और ये कितने टाइम से कैंसिल होगा 4, तो ये 800 आ गया, 800 ओम आ गया। तो यहाँ पे देखो सप्लाई वोल्टेज कितना कर रहे थे, 100 कर रहे थे, और हमने बल्ब का रेजिस्टेंस कितना निकाला है, 800 निकाला था। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया, और 100/8 कितना आ जाएगा, 12.5 आना चाहिए। तो 12.5 वॉट ये कंज्यूम करेगा, तो ऑप्शन ए राइट होना चाहिए, ऑप्शन ए राइट होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 45, देख लेना ये क्वेश्चन नंबर 45 का मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे किया था। होपफुली क्लियर होगा। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन मुझे लग रहा है और इजली भी हो जाता, तुम डायरेक्टली इससे भी कर सकते थे। क्या पूछा जा रहा है कि कितना पावर कंज्यूम करे, कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, पावर क्या होता है, v²/r होता है। तो देखो बल्ब का रेजिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, तो क्लियर सा बात है, पावर इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, v²। ऐसे ज़्यादा जल्दी हो जाता। चाहिए था कितना इसको 200, बट दिया कितना 100 ही दिया, यानी आधा दिया। तो आधा दिया तो बताओ स्क्वायर वाले रिलेशन से क्या होगा, पावर 4 टाइम्स कम हो जाएगा, और पावर 4 टाइम्स कम होने का सीधा सा मतलब बताओ 50 था तो क्या हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी ज़्यादा ईजिली हो जाता है। तो इस तरीके से सोचो। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया ऑफ ऑल 45 क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे डिस्कस करना होता है, समझाना होता है तुम लोगों को, तो वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, मुझे सॉल्व नहीं करना है यहाँ पे। तो तुम काइंडली उसी क्वेश्चन को जाके रेफर करो जिसमें तुम्हारा डाउट है, और हर एक टेस्ट से कुछ सीखने का कोशिश करो। कुछ को अच्छा क्वेश्चन मिले तो अच्छा ही है, वो अच्छा क्वेश्चन तुमको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, ये सब ध्यान रखना। और उसको फ्यूचर एग्जाम्स में क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखना है, हाईलाइट करके रखो क्या क्वेश्चंस मैं क्या चीज़ मैं मिस कर गया था एग्जाम में, वो सब भी थोड़ा सा नोट डाउन करके रखो। और मैं बार बोलता हूँ जो लगे लॉजिकल क्वेश्चन है उसको ही बस रिवाइज करो, उसको स्टार मार्क करके रखो। तो चलो टेस्ट देते रहो, और भी नेक्स्ट टेस्ट जल्दी होने वाला है तुम्हारा। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, थैंक यू।